कृपया थम्स अप दें। 51,051 वह रहस्य जिसे बताया नहीं जा सकता, कृपया अनुशंसा करें। कृपया थम्स अप दें। सप्ताहांत की सुबह तड़के सभी को जगाया गया, कोच में बिठाया गया और ग्रामीण आवास से निकलकर पैराडाइज माउंटेन की ओर रवाना हो गए। आज की पदयात्रा ही उनका मुख्य कार्यक्रम था। शू रुई, तुमने कल रात कैसी नींद ली? बस पर जियांग चेन अभी भी ली शूरू के साथ बैठा था। चाहे उसने बातचीत शुरू करने की कितनी भी कोशिश की हो, ली शूरू चुप रही, मानो वह हवा में गायब हो गया हो। जियांग चेन, क्या तुम कल रात किसी और के साथ इतनी खुशी से बातें करते हुए आनंद नहीं ले रहे थे? आपको शू रुई के बगल में ही क्यों रहना चाहिए? जाओ और अपने उन वरिष्ठों और कनिष्ठों को ढूंढो। झेंग जिंगजिंग ने ठीक सामने वाली सीट से ताना मारा। जियांग चेन ने उसे ऐसे नज़रअंदाज कर दिया जैसे उसने कुछ कहा ही न हो और ली शूरू से फुसफुसाते हुए कहा, शी, जो सीनियर है, उसने कल रात ही मुझसे अपनी डेटिंग की कहानियां साझा की। इससे मैं लगभग अवसाद में डूब गया था। क्या आप इसके बारे में सुनना चाहेंगे? ली शूरू ने अंततः बोलना शुरू किया। क्या आप अवसादग्रस्त हो सकते हैं? जियांग चेन अचंभित रह गया। ये किस तरह का प्रश्न था? वह अवसादग्रस्त क्यों नहीं हो सका? बिल्कुल, वह इस बारे में बहस नहीं करना चाहता था। उसने एक अवसर देखा और तुरंत जवाब दिया, वरिष्ठ छात्र शी का 8 साल का रिश्ता था। आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। ली शूरू ने ठंडे लहजे में उसकी बात काट दी। सही कार्य करता है। झेंग जिंगजिंग ने मुस्कुराते हुए उसकी बदकिस्मती पर खुशी जताई। कल रात कमरे में उसने पूरी रात जियांग चेन की जमकर आलोचना की और ली शूरू से कहा कि वह इस दिखने में वफादार लेकिन वास्तव में चंचल व्यक्ति पर ध्यान देना बंद कर दे। ऐसा प्रतीत हुआ कि उनके प्रयास व्यर्थ नहीं गए थे। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि आज तेज हवाएं चल सकती हैं, इसलिए बाद में हमारी हाइकिंग के दौरान सभी को अपनी सुरक्षा के प्रति सतर्क रहने की जरूरत है। समूह से अलग मत हो जाओ और सबसे महत्वपूर्ण बात, अकेले मत जाओ। हमेशा कर्तव्यनिष्ठ रहने वाले हु हेंग ने सभी को याद दिलाया। ऊबड़ खाबड़ और खड़ी पहाड़ी सड़क पर गाड़ी टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजर रही थी। ये किसी अच्छे शहर जैसा नहीं था। सड़क के किनारे कोई रेलिंग नहीं थी। एक छोटी सी गलती भी वाहन को चट्टान से नीचे गिरा सकती है। अधिकांश ड्राइवर ऐसी सड़क पर जाने की हिम्मत नहीं करेंगे, और फिर भी कुछ ऐसे मौके आए जब ऐसा लगा कि कोच गिरने के कगार पर है। उन्होंने अभी पहाड़ पर चढ़ना शुरू भी नहीं किया था कि उन्हें पहले से ही दिल दहला देने वाले पलों का सामना करना पड़ रहा था। एक और तीखा मोड़ और झटका। जैसे ही कोच एक तरफ झुके, ली शूरू अनजाने में किसी से टकरा गईं। ध्यान से, जियांग चेन ने सहज रूप से उसे सहारा दिया, लेकिन अफसोस, उसका हाथ अनायास ही उसकी बांह से फिसलकर उस पर जा गिरा। उसी क्षण दोनों ऐसे जम गए मानो उन पर बिजली गिर गई हो। वाहन मोड़ से आगे निकल गया और उसका ढांचा स्थिर हो गया। कई लोगों ने राहत की सांस ली। जियांग चेन ने झट से अपना हाथ पीछे खींच लिया और समझाने ही वाला था कि ली शूरू ने उससे भी तेज गति से कार्रवाई की। आज स्कूल की सबसे खूबसूरत छात्रा, जिसका कद काठी अपनी सहेलियों से कहीं अधिक आकर्षक था, ठंडेपन से एक तरफ मुड़ी और बिना सोचे समझे जियांग चेन को थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाया। सौभाग्य से जियांग चेन तैयार थी और उसने तुरंत उसकी बर्फ जैसी सफ़ेद कलाई पकड़ ली। शू रुई, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। ली शूरू ही नहीं, बल्कि शायद ऐसी स्थिति में कोई भी लड़की बहाने सुनना नहीं चाहेगी। एक हाथ फंसने पर ली शूरू ने झट से अपना दूसरा हाथ उठाया, लेकिन जियांग चेन ने उसे फिर से पकड़ लिया। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया था, यह महज एक दुर्घटना थी। बेशर्म, ली शूरू छटपटा रही थी, लेकिन जियांग चेन उसे छोड़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था और उसे मजबूती से पकड़े हुए था। उसकी आवाज़ धीमी थी, क्या तुम चाहती हो कि सबको पता चल जाए? उन शब्दों ने जादू की तरह काम किया और ली शूरू ऐसे जम गई जैसे उसके किसी खास बिंदु पर प्रहार हुआ हो, और उसने अचानक अपना संघर्ष रोक दिया। वास्तव में बस में बहुत सारे लोग थे। पहले से ही बदनाम जियांग चेन को थोड़ी और बदनामी की परवाह नहीं थी, लेकिन वह अलग थी। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि स्कूल में लोग उस पर घमंडी होने या पैसे के पीछे भागने का आरोप लगाएंगे, लेकिन उसकी प्रतिष्ठा से जुड़ा ऐसा मामला ऐसा था जिसे कोई भी लड़की, या यूं कहें कि कोई भी लड़की जिसमें अभी भी शर्म की भावना बाकी थी, नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। छोड़ दो, ली शूरू ने थोड़ा संभल कर गहरी सांस ली। क्या तुम वादा करते हो कि तुम मुझे दोबारा नहीं मारोगे? जियांग चेन की आंखों में संदेह की झलक दिखाई दी। छोड़ दो, ली शूरू ने दांत भींचते हुए दोहराया। हालांकि वह जानती थी कि यह एक दुर्घटना थी, लेकिन बिना किसी कारण के उसका इस तरह से फायदा उठाया जाना किसी भी लड़की के लिए शांत रहना शायद मुश्किल होता। जब उसे पूरा यकीन हो गया कि दूसरी महिला को होश आ गया है, तो जियांग चेन ने धीरे धीरे अपनी पकड़ ढीली कर दी। साथ ही उसने अपनी सतर्कता कम करने का साहस नहीं किया। ली शूरू की हर हरकत पर नजर रखी और किसी भी क्षण आत्मरक्षा के लिए तैयार रहा। सौभाग्य से ली शूरू अपनी बात की पक्की थी और उन्होंने वास्तव में फिर से कोई परेशानी खड़ी नहीं की। अगर तुमने इस घटना को फैलाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। उसकी आवाज़ ठंडी और तीखी थी, मानो उसके दांतों के बीच से निकल रही हो।
शू रुई, निश्चिंत रहो, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। जियांग चेन ने तुरंत सिर हिलाया, उसकी आवाज़ में ईमानदारी झलक रही थी। उसने धीमी आवाज़ में कहा, यह हम दोनों के बीच का रहस्य है। उनकी बातों को सुनकर ली शूरू को अपने सीने में एक अवरोध महसूस हुआ, मानो उसका दम घुट रहा हो। उन दोनों के बीच का रहस्य से उसका क्या मतलब है? मैं आपको चेतावनी देता हूँ, बेहतर होगा कि आप इसके बारे में भूल जाएं। अभी हमारे बीच कुछ नहीं हुआ, समझे? जियांग चेन ने भौहें चढ़ाईं। भूल जाओ, शू रुई, ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। मानव मस्तिष्क कंप्यूटर नहीं है, इसे फॉर्मेट नहीं किया जा सकता। यादों को कैसे मिटाया जा सकता है? ली शूरू का चेहरा पीला पड़ गया। ये पूरी तरह से गुस्से में किया गया था। कूड़ेदान से उसका आवेदन पत्र निकालना एक बहुत बड़ी गलती साबित हुई थी। तो फिर अपना मुंह कसकर बंद रखो। अगर मुझे इस घटना के बारे में दूसरों से एक भी फुसफुसाहट सुनाई दी, तो कसम से, अगर उस बाई ने तुम्हें नहीं मारा, तो मैं मार डालूंगा। उसकी दृढ़ और भयावह निगाहों ने उसकी ईमानदारी पर संदेह करने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। जियांग चेन डरा नहीं था, बल्कि थोड़ा आश्चर्यचकित महसूस कर रहा था। तर्कसंगत रूप से देखा जाए तो ली शूरू जैसी लड़की अगर दुनियादारी में माहिर नहीं भी है, तो कम से कम प्रेम के मामलों में तो अनुभवी होगी ही, है ना? उसे इतना रूढ़िवादी नहीं होना चाहिए। ये बस एक स्पर्श था। नाइटलाइफ के माहौल में क्या इस तरह का शारीरिक संपर्क आम बात नहीं है? शू रुई, निश्चिंत रहो, जब तक तुम चुप रहोगे, मैं इस बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा। जियांग चेन ने तुरंत वादा किया। क्या मैं चुप रहूं? मैं भला इसके बारे में कैसे बात कर सकता हूं? अचानक हुई इस दुर्घटना ने ली शूरू के संयम को पूरी तरह से भंग कर दिया। उसने अपना सिर जबरदस्ती दूसरी तरफ घुमा लिया और खिड़की से बाहर देखने लगी। आंखों से ओझल वस्तु को हम भूल जाते हैं, लेकिन किसे पता था कि बस दोबारा ढलान पर चढ़ेगी, जिससे वाहन एक बार फिर झुक जाएगा। जियांग चेन वास्तव में उस तरह का व्यक्ति नहीं था जो दूसरों की जरूरत के समय उनका फायदा उठाए। ली शूरू को एक बार फिर अपनी ओर तेजी से आते देख उसने इस बार पहले ही अपने हाथ ऊपर उठा लिए और केवल अपने शरीर का इस्तेमाल करके उसे रोक दिया। इससे स्पष्ट रूप से पता चलता है, पिछली घटना वास्तव में एक संयोग थी, उसका ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। वातावरण में इत्र की खुशबू फैली हुई थी। युवक और युवती एक बार फिर बिल्कुल आमने सामने आ गए। ली शूरू, जो अब दूसरे के आलिंगन में झुकी हुई थी, गुस्से से आग बबूला थी, लेकिन उस आदमी की मंशा नेक थी, जिससे उसे अपनी निराशा व्यक्त करने का कोई रास्ता नहीं मिला। दोबारा सीधे बैठने के बाद और जियांग चेन के समर्पण वाले मासूम चेहरे को देखकर उसका चेहरा हरा पड़ गया। उसके लाल होंठ कुछ देर तक कांपते रहे, फिर वह कुछ कह नहीं पाए और नाराजगी से अपनी सीट पर लौट गई। शू रुई, चुप रहो। नहीं, मेरा मतलब आपको ये बताना है कि आप अपनी सीट बेल्ट बांध सकते हैं। ली शूरू चौंक गई, फिर उसने नीचे देखा और पाया कि उसकी सीट के बगल में एक सीट बेल्ट थी। आपने पहले कुछ क्यों नहीं कहा? उसकी भावनाएं पूरी तरह से बेकाबू हो गई थीं। जियांग चेन दुखी दिख रहा था। क्या तुमने मुझे बात न करने के लिए नहीं कहा था? आप? ली शूरू की आंखों में आंसू आ गए थे। 52, जितनी अधिक जल्दबाजी उतनी ही कम गति। ली शूरू की आपके प्रति अनुकूलता -20। बस के बाहर खड़े जियांग चेन अवाक और भावुक हो गए थे, उनकी आंखों में आंसू आने ही वाले थे। क्या वे हमेशा यही नहीं कहते कि अच्छे लोगों को अच्छा प्रतिफल मिलता है? उनके लिए स्थिति बिल्कुल विपरीत कैसे हो गई? चौंकाने वाली -100 की अनुकूलता को देखते हुए जियांग चेन ली शूरू का सामना करना चाहता था, लेकिन अंत में उसने बस एक गहरी आह भरी। रहने भी दो, महिलाओं से तर्क वितर्क करना व्यर्थ है। वह इस बात पर विचार नहीं करेगी कि आपका इरादा अच्छा था या नहीं, वह केवल इस तथ्य पर ध्यान केंद्रित करेगी कि आपने उसका फायदा उठाया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि दुनिया ठंडी और उदासीन होती जा रही है। जियांग सीनियर, आप किस बात पर इतने हैरान हैं? चलिए चलते हैं, फैन फियू ने आग्रह किया। वे पहले ही पैराडाइज विलेज दर्शनीय क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे और पैराडाइज माउंटेन ठीक उनके सामने था। हालांकि अचानक से सब कुछ नए सिरे से शुरू हो गया, लेकिन इसके कुछ फायदे भी हुए। जियांग चेन मन ही मन खुद को दिलासा देते हुए समूह के साथ मिल गया। कम से कम उसने अनुकूलता की निचली सीमा की जांच तो की थी। अगर कोई अप्रत्याशित घटना नहीं होती है तो सीमा -100 होनी चाहिए, अन्यथा वे इस बार केवल 20 की कटौती नहीं करते। दूसरे शब्दों में कहें तो अगर आप अपने लक्ष्य के पूरे परिवार की हत्या भी कर दें, तो भी उनके प्रति आपकी अनुकूलता शायद इससे ज़्यादा कम नहीं हो सकती। इस विचार के साथ जियांग चेन ने अपना सिर उठाकर बादलों में समाते पहाड़ों को देखा और एक बार फिर गहरी सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाया। पैराडाइज माउंटेन वास्तव में उतना प्रसिद्ध नहीं था, लेकिन इसकी सबसे ऊंची चोटी 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर थी और पहाड़ की तलहटी से ऊपर देखने पर एक विशाल उपस्थिति का एहसास होता था, जो उबड़ खाबड़ चट्टानों और हरे भरे जंगलों के साथ अजेय प्रतीत होती थी। असाधारण सुंदरता के मामले में यह उन अधिक प्रसिद्ध श्रेणियों से कमतर नहीं थी। आज मौसम अच्छा नहीं था।
हालांकि हवा अभी तेज नहीं हुई थी, लेकिन दृश्यता कम थी और हवा काफी नम थी, जिससे लोगों को घुटन महसूस हो रही थी। अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बादल और कोहरा पूरे क्षेत्र को घेरे हुए थे, जिससे पहाड़ों में एक रहस्यमय और गंभीर वातावरण बन रहा था। देसी, ये पैराडाइज माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी किबिंग पीक है। आज के लिए हमारा यही लक्ष्य है। क्या सभी को आत्मविश्वास महसूस हो रहा है? हुहेंग ने उस दिशा की ओर इशारा किया जहां धुंध के बीच से तलवार जैसी एक चट्टान धुंधली सी दिखाई दे रही थी। सुबह की रोशनी में नहाया हुआ यह आकाश से गिरे किसी दिव्य हथियार की तरह दिख रहा था। हाँ, खराब मौसम के बावजूद इसने सभी की उत्साहपूर्ण प्रतिक्रियाओं को कम नहीं किया। अच्छा, चल दर पैराडाइज माउंटेन पर चढ़ने के लिए दो रास्ते थे। पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार पर्वतारोहण क्लब ने उत्तरी मार्ग से चढ़ाई शुरू करने का विकल्प चुना। शू रुई, तुम्हें क्या हुआ है? झेंग जिंगजिंग ने देखा कि ली शुरू के साथ कुछ गड़बड़ है, जो बस से उतरने के बाद से ही गंभीर भाव लिए हुए थी, मानो किसी ने उसे पैसे उधार दिए हों। क्या जियांग चेन ने तुम्हें नाराज कर दिया? उसने पीछे मुड़कर देखा। जियांग चेन और फैंग फेयू भी ज्यादा पीछे नहीं थे। ये कुछ भी नहीं है। एक करीबी सहेली होने के बावजूद भी कुछ ऐसी बातें थीं जिन पर वह चर्चा नहीं कर सकती थी। छेड़छाड़ की घटना निश्चित रूप से उनमें से एक थी। चलो, तेजी से चलते हैं। ली शुरू ने अपनी गति तेज कर दी। निस्संदेह वह जियांग चेन को पीछे छोड़ना चाहती थी। जियांग सीनियर, वे मोर्चे की ओर बढ़ रहे हैं। क्या तुम मेरा अनुसरण नहीं करोगे? फैंग फेयू ने उसे याद दिलाया। कोई ज़रूरत नहीं है। जियांग चेन को कोई जल्दी नहीं थी। इस समय ली शुरू के मन में शायद बस दुर्घटना को लेकर अभी भी आक्रोश था। बहुत करीब जाना केवल उल्टा पड़ सकता था। किसी लड़की का पीछा करने का मतलब अंधाधुंध आक्रामक होना नहीं है। आपको एक रणनीति बनानी होगी, शांत रहना होगा। एक चापलूस के रूप में जियांग चेन खुद को दूसरों को लड़कियों को पटाने के तरीके सिखाते हुए पाता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि फैंग फेयू वास्तव में उसे सम्मान दे रही थी, दूसरों को गुमराह करने के लिए उसका उपहास नहीं कर रही थी, बल्कि लगातार सिर हिला रही थी और बड़ी दिलचस्पी से सुन रही थी। पफ, पीछे से एक लड़की की खिलखिलाहट सुनाई दी। जियांग चेन ने पीछे मुड़कर देखा कि कौन है और दांतते हुए कहा, वरिष्ठ, छुपकर बातें सुनना अच्छी आदत नहीं है, आप जानते हैं। ये छुपकर बातें सुनना नहीं है, मैं खुलकर और ईमानदारी से सुन रही हूँ। उसने पलटवार किया। उन दोनों के पीछे चल रही ज़िकियान को जरा भी शर्म नहीं आई और उसने मजाक में कहा, मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि आप रोमांस के इतने बड़े विशेषज्ञ हैं। बिल्कुल, जियांग चेन ने निडर होकर जवाब दिया। ये अनगिनत असफलताओं से सीखे गए सबक हैं। लड़कियों के पीछे भागना बिल्कुल पहाड़ चढ़ने जैसा है। पहाड़ तो वही है, असली बात तो यह है कि आप उस पर विजय कैसे प्राप्त करते हैं। अगर आप शुरू से ही पूरी ताकत लगा देंगे, सिर्फ ऊपर चढ़ने के बारे में सोचते रहेंगे, तो आप आधे रास्ते में ही थक जाएंगे। इसलिए आपको अपनी गति बनाए रखनी होगी। जल्दबाजी गलत है। जियांग चेन ने विस्तार से व्याख्यान दिए, जिनमें जरा भी विनम्रता नहीं थी। ठीक है, आपकी बात में कुछ सच्चाई है। आप दोनों आराम से बात कर लीजिए, कृपया रास्ता दीजिए, मुझे माफ़ कीजिए। ज़ियाकियान उनके बीच से गुजरी और आगे चढ़ गई। तुम अभी सिंगल हो, है ना? जियांग चेन ने शिकियान की पीठ को देखते हुए फैंग फेयू से पूछा। हाँ, इसके बारे में क्या? इस वरिष्ठ नागरिक के बारे में आपकी क्या राय है? फैंग फेयू चौंक गई, फिर उसने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, जियांग, मजाक मत करो। वह एक स्नातकोत्तर छात्रा है, वह मुझ जैसे किसी व्यक्ति को कैसे देख सकती है? और वह उम्र में भी बड़ी है। कुछ लोगों में हमेशा आत्मविश्वास की कमी रहती है, जबकि कुछ अन्य लोग अत्यधिक आत्मविश्वासी हैं। अगर वह उम्र में बड़ी है तो क्या हुआ? एक बड़ी उम्र की पत्नी किसी खजाने की तरह होती है। क्या आपने यह नहीं सुना? मैंने कल रात उससे काफ़ी देर तक बात की। वह उच्च सिद्धांतों वाली एक बेहतरीन वरिष्ठ महिला हैं। हाल ही में उसका ब्रेकअप हुआ था और उसने ठीक होने के लिए इस गतिविधि में भाग लिया। यह एक दुर्लभ अवसर है। जियांग चेन ने फैंग फेयू के कंधे पर थपथपाया और अपनी गति बढ़ा दी। फैंग फेयू हंसी और आंसुओं के बीच फंसी हुई थी। वास्तव में आजकल छात्रों की शारीरिक फिटनेस में काफ़ी सुधार की आवश्यकता है। इसके अलावा खड़ी पहाड़ी पगडंडी और नम हवा के कारण 1 घंटे से अधिक समय के बाद अधिकांश लोग बुरी तरह पसीना बहा रहे थे और सांस लेने में तकलीफ महसूस कर रहे थे। हुहेंग के पास सबको वहीं आराम करने देने के अलावा कोई चारा नहीं था। जियांग चेन की मध्यस्थता से फैंग फेयू और शिकियान के बीच वाकई अच्छी दोस्ती हो गई। वे साथ बैठकर बातें करते और हंसते थे। इस युवा खिलाड़ी में बहुत क्षमता है। जियांग चेन ने अपने शरीर में पानी की कमी पूरी की। उसकी निगाहें चारों ओर घूम रही थीं और अंत में ली शुरू पर आकर टिक गईं। जैसे ही ली शुरू ने उसकी निगाहों को भांप लिया, उसने ठंडी, चेतावनी भरी आंखों से उसकी ओर पलटकर देखा। जियांग चेन, जो आगे बढ़ने ही वाला था, ने चुपके से आह भरी और अपनी इच्छा को दबा लिया। यह इतना बुरा तो नहीं हो सकता, है ना? अपना सर्वांगीण जीवन इसमें लगाने के बाद कोई प्रगति न होना एक बात होती, लेकिन सब कुछ फिर से शुरुआत में लौट जाए तो क्या होगा?
जियांग चेन को ली शुरू को अपना प्रयोग विषय बनाने के अपने आवेगी निर्णय पर पछतावा होने लगा था। अगर उसे पता होता कि उसे मनाना कितना मुश्किल है तो शायद वह किमी में किसी और लड़की को चुन सकता था और बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकता था। लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। अपने विजय अभियान के वर्तमान चरण को पूरा करने से पहले वह बीच में ही लक्ष्य नहीं बदल सकता था। लगभग 40 मिनट में हम मैगपाई ब्रिज पहुंच जाएंगे। आइए हम सब मिलकर प्रयास करें और कचरा साफ करें। मैगपाई ब्रिज स्वर्ग के प्रमुख स्थलों में से एक था, जो आकाश में फैला हुआ एक झूलता हुआ पुल था जो मैगपाई पक्षियों की नक्काशी से सुशोभित था और इसे एक रोमांटिक महत्व दिया गया था। हेवन माउंटेन आने वाला हर व्यक्ति चेक इन करने के लिए मैगपाई ब्रिज पर जाता था। हुहेंग ने उदाहरण पेश करते हुए एक विश्वविद्यालय के छात्र के उत्कृष्ट गुणों का प्रदर्शन किया, जिसमें सभी ने अपना अपना कचरा उठाया और उसे अपने साथ ले गए। मैंने सुना है कि अगर कोई जोड़ा एक साथ मैगपाई ब्रिज पर चलता है तो वे तब तक साथ रहेंगे जब तक उनके बाल सफ़ेद नहीं हो जाते। लेकिन अगर मैं अभी भी अविवाहित हूं तो क्या होगा? फिर अगर आप मैगपाई ब्रिज पार करके जाएंगे तो बहुत जल्द ही आपको एक अद्भुत प्रेम मिल जाएगा। क्या ये सचमुच सच है? आप खुद कोशिश करके क्यों नहीं देख लेते? मैगपाई ब्रिज की खूबसूरत कहानी ने लड़कियों को जबरदस्त प्रेरणा दी, यहाँ तक कि उन्हें अपनी शारीरिक थकान भी भुला दी। लड़कियों के बढ़े हुए मनोबल की बदौलत पूरी टीम की गति में काफ़ी तेजी आई और महज आधे घंटे में लगभग 200 मीटर लंबा सस्पेंशन ब्रिज सभी की आंखों के सामने दिखाई देने लगा। 53 ईश्वर मेहनती लोगों को पुरस्कृत करता है, ये बहुत ऊंचा है। जब वे सचमुच वहां पहुंच गईं तो पहले से उत्साहित लड़कियां थोड़ी घबराहट महसूस करने लगीं। आखिरकार पुल काफ़ी अस्थिर लग रहा था, जो जमीन से कम 7 या 800 मीटर ऊपर हवा में लटका हुआ था और हवा के कारण थोड़ा थोड़ा हिल रहा था। चिंता मत करो सब लोग, ये पुल बहुत मजबूत है। जब तक हम सावधानी बरतेंगे तब तक कोई खतरा नहीं होगा। चलो पुल पार करते हैं, हुहेंग चिल्लाया। समूह में से एक दंपति ने पहल करते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़ा और पुल पर चलना शुरू किया, साथ ही साथ इस यादगार पल को कैमरे में कैद करने के लिए अपने फ़ोन भी निकाल लिए। हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि मैगपाई ब्रिज की किंवदंती सच होगी या नहीं, या क्या यहाँ से गुजरने वाले जोड़े वास्तव में जीवन भर साथ रहेंगे। कम से कम आज का अनुभव उनकी जवानी की एक अनमोल याद बन जाएगा। किसी के आगे बढ़कर नेतृत्व करने से बाकी लोग डरने लगे और मैगपाई ब्रिज पार कर गए। ऊपर आसमान में लड़कियां उस पल को यादगार बनाने के लिए तस्वीरें खींचने में व्यस्त थीं। सहपाठी, क्या तुम हमारे लिए एक तस्वीर खींच सकते हो? सेल्फी स्टिक के बिना झेंग जिंगजिंग को मदद के लिए किसी लड़के से यूं ही पूछना पड़ा। लड़का खुश हुआ और उसने बिल्कुल भी मना नहीं किया। झेंग जिंगजिंग ने ली शुरू का हाथ थाम लिया, दोनों के चेहरे पर खूबसूरत मुस्कान थी। कैमरे की ओर देखते हुए ली शुरू ने भी हल्की फीकी मुस्कान के साथ उनका चेहरा रंगा। क्लिक, धन्यवाद। झेंग जिंगजिंग चलकर पास आए, अपना फ़ोन वापस लिया और उत्सुकता से परिणाम देखने लगी, लेकिन परिणाम देखते ही उसकी भौहें तुरंत सिकुड़ गईं। तस्वीर में न केवल शू रुई और वह मौजूद थी, बल्कि एक अतिरिक्त व्यक्ति भी था, जियांग चेन। वह गुस्से से आग बबूला होकर अपना सिर घुमाने लगी। वहां जियांग चेन भी मौजूद थे, जो जाहिर तौर पर चुपके से उनके पीछे आ गए और उनकी तस्वीर में बीच में आ गए। मुझे खेद है, मेरा ऐसा करने का इरादा नहीं था। आगे चल रहे जियांग चेन कैमरे की क्लिक की आवाज़ सुनकर असहाय होकर रुक गए। उन्हें बहुत देर बाद इस बात का एहसास हुआ, ये वास्तव में जानबूझकर नहीं था, वह बस पुल पार करना चाहता था। वह उस व्यक्ति को केवल इसलिए दोषी ठहरा सकता था क्योंकि वह पर्याप्त पेशेवर नहीं था। उसने सोचा था कि दूसरा व्यक्ति फ़ोटो लेने से पहले उसके गुजरने का इंतजार करेगा। वही बहाना, ये जानबूझकर नहीं किया गया था। ली शुरू के पहले के सहज भाव फिर से तनावपूर्ण हो गए। क्या मैं आपके लिए दोबारा फ़ोटो खींच लूँ? जियांग चेन ने एक उपाय सुझाया। भले ही स्नेह की न्यूनतम सीमा -100 हो, इसका मतलब यह नहीं था कि वह हार मान ले। झेंग जिंगजिंग हिचकिचाई, स्पष्ट रूप से तस्वीर इस्तेमाल करने लायक नहीं थी, उन्हें इसे दोबारा लेना होगा। जैसे ही वह सहमत होने वाली थी, ली शुरू पहले ही आगे बढ़ चुकी थी। आप लोग इसे ले जाए। झेंग जिंगजिंग ने जियांग चेन की ओर देखा। देखना, ये सब तुम्हारी गलती है। जियांग चेन ने कंधे उचकाकर व्यंग्यपूर्ण ढंग से जवाब दिया। झेंग जिंगजिंग ने एक और फोटो लेने की जहमत नहीं उठाई और ली शुरू के पीछे पीछे चल दी। शू रुई, गुस्सा मत करो, मैं उसे फोटोशॉप से हटा दूंगा। मैगपाई ब्रिज पर 10 मिनट से अधिक समय बिताने के बाद सभी लोग पूरी तरह से संतुष्ट महसूस करते हुए चले गए। लड़कियां अपनी खूबसूरत तस्वीरों को निहारने में व्यस्त थीं। इस बीच झेंग जिंगजिंग अपने फ़ोन पर तस्वीरों को संपादित करने में व्यस्त थी। पहाड़ के आधे रास्ते में एक विश्राम स्थल पर उचित दोपहर का भोजन न मिलने के कारण सभी ने अपना अपना तैयार किया हुआ सूखा भोजन खाया। कुछ लड़कियां अपने दर्द भरे पैरों को मलते हुए बड़ी शिकायत कर रही थीं। ये स्पष्ट किया गया था, उन्होंने अपनी क्षमताओं का अधिक अनुमान लगा लिया था, या यूं कहें कि पर्वतारोहण की कठिनाई को कम करके आंका था।
यहाँ तक कि कुछ लड़के जो व्यायाम की कमी से जूझते प्रतीत होते थे इतने थक गए थे कि वे हौंफते हुए जमीन पर गिर पड़े। इसके विपरीत ली शूरू, जो सबसे नाजुक प्रतीत होती थी, ने सराहनीय प्रदर्शन किया। हालांकि वह भी स्पष्ट रूप से थकी हुई थी, उसका माथा पसीने से चमक रहा था, फिर भी उसने शिकायत या सिसकी नहीं ली, बस चुपचाप अपने साथ लाए हुए नाश्ते को खाती रही। राष्ट्रपति हु किबिंग शिखर कितनी दूर है? जियांग चेन और हु हेंग एक साथ बैठकर रोटी कुतर रहे थे। हमारी मौजूदा रफ्तार से शायद 1.5 घंटा और लगेगा, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जाएंगे हमारी गति और भी धीमी होती जाएगी। जियांग चेन ने हाइकिंग क्लब के अन्य सदस्यों पर भी नज़र डाली और कहा, हो सकता है कि उनमें से कुछ इतनी दूर तक न पहुंच पाएं। हु हेंग ने सिर हिलाया, वह भी इस बात से अवगत था। ऐसा लगता है कि अब हम सिर्फ 2 टीमों में ही बन सकते हैं। कुछ देर सोचने के बाद हु हेंग ने कहा, जो लोग अभी भी आगे बढ़ सकते हैं वे ऊपर चढ़ते रहें, जो लोग नहीं बढ़ सकते वे यहीं रुकें और हमारे वापस आने का इंतजार करें। वह एक अच्छा विचार है। जियांग चेन ने सहमति में सिर हिलाया। किसी को उसकी सीमाओं से परे धकेलना केवल मुसीबत को न्योता देना होगा, और कुछ लड़कियां स्पष्ट रूप से अपनी शारीरिक सहनशक्ति की सीमा पर पहुंच चुकी थीं। इसके बाद हु हेंग ने सभी को योजना के बारे में बताया और उन्हें स्वतंत्र रूप से चुनने की अनुमति दी। झेंग जिंग और ली शूरू ने कुछ देर बातचीत करने के बाद हु हेंग के पास जाकर उनसे बातचीत की। राष्ट्रपति महोदय, मैं जानना चाहता हूं, क्या जियांग चेन आगे भी चढ़ाई जारी रखेगा? हु हेंग थोड़ा हैरान था, आप क्यों पूछ रहे हैं? झेंग जिंग ने समझाया, नहीं, बस मुझे बताओ, उन्होंने अभी तक कुछ नहीं कहा है, क्या मैं जाकर पूछ लूं? झेंग जिंग ने जल्दी से सिर हिलाया, जरूर करें। हु हेंग जियांग चेन के पास पहुंचा। जियांग चेन ने इधर देखा और फिर हु हेंग से कुछ कहा। हु हेंग वापस चला गया। वह यहीं रहने की योजना बना रहा है। ये सुनकर झेंग जिंग ने दृढ़ता से कहा, तो फिर बात पक्की हो गई, शू रुई और मैं चढ़ाई जारी रखेंगे। हम जितना ऊपर जाएंगे रास्ता उतना ही कठिन होता जाएगा। क्या आपको यकीन है कि आप साथ चल पाएंगे? हु हेंग की आंखों में संदेह झलक रहा था। राष्ट्रपति महोदय, क्या आप हम लड़कियों को नीची नज़र से देख रहे हैं? लिंगभेद का आरोप लगना हु हेंग बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए जल्दी से अपना सिर हिलाया, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं हूं। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई समस्या नहीं है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो फिर बात यहीं खत्म होती है। हु हेंग से बात करने के बाद झेंग जिंग मुड़ी और ली शूरू के बगल में वापस बैठ गई। अरे बाप रे, और वो खुद को मर्द कहता है। वह इस छोटी सी परेशानी को भी सहन नहीं कर सकता। क्या वह यहीं रुक रहा है? झेंग जिंग ने सिर हिलाया। हाँ, मैंने राष्ट्रपति को पहले ही बता दिया है कि हम चढ़ाई जारी रखेंगे। अब हम आखिरकार उस जियांग चेन नाम के आदमी से छुटकारा पा सकते हैं। ये स्पष्ट किया गया था। झेंग जिंग को वास्तव में जियांग चेन की कोई चिंता नहीं थी, उसकी जानबूझकर की गई पूछताछ का उद्देश्य उससे बचना था। अगर जियांग चेन ने चढ़ाई जारी रखने का फैसला किया होता तो वह और ली शूरू निश्चित रूप से रुककर आराम करने का विकल्प चुनते, और इसके विपरीत भी। लेकिन लड़की यह भूल गई थी कि युद्ध कला में कुंजी झूठ को सच के साथ और सच को झूठ के साथ मिलाना है। स्वतंत्र चयन के बाद अंत में 12 लोगों ने अपनी साहसी चढ़ाई जारी रखने का फैसला किया, जो आधे से भी कम थे। शेष 20 लोगों ने वहीं रुककर आराम करने का विकल्प चुना। चढ़ाई जारी रखने वाले 12 लोगों में ली शूरू और झेंग जिंग सहित केवल 4 महिलाएं थीं। ठीक है, अब तक तो सबको पर्याप्त आराम मिल जाना चाहिए था। हम यहाँ से चले जाएंगे। आधे घंटे आराम करने के बाद हु हेंग ने एक बार फिर प्रस्थान करने के लिए सीटी बजाई। आपको कामयाबी मिले। पीछे रह गए लोगों ने उनका हौसला बढ़ाया। सीनियर जियांग, क्या आप चढ़ाई जारी नहीं रखेंगे? अब जबकि राष्ट्रपति हु टीम को लेकर चले गए थे और जियांग चेन को अभी भी चुपचाप बैठे देखकर वहीं रुकने का विकल्प चुनने वाली फैन फेयू आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी। ली शूरू तो पहले ही जा चुकी है, चूंकि वह उसे जीतने की कोशिश कर रहा है, तो क्या उसे थक जाने के बावजूद भी प्रयास जारी नहीं रखना चाहिए? हाँ जूनियर, क्या तुमने नहीं कहा था कि किसी लड़की को पटाने में सब कुछ सही समय पर निर्भर करता है? क्या यही आपकी लय है? क्या आप बीच में ही हार मानने की योजना बना रहे हैं? जिया कियान ने भी चढ़ाई जारी नहीं रखी, उसने इस गतिविधि में केवल अपना मन शांत करने के लिए भाग लिया। शिखर पर पहुंचना उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं था। कोई जल्दी नहीं, मैं यहाँ थोड़ी देर आराम करूंगा और बाद में उनसे मिलूंगा। जियांग चेन आराम से पेड़ के ठूंठ पर बैठे हुए पानी की एक घूंट पीते हुए बात कर रहे थे। सच कहें तो वह यहीं रुककर आराम करना और फैन फेयू और शिकियान से बातें करना चाहता था, लेकिन भविष्य के विशाल आकाश और महासागरों के लिए उसे वर्तमान सुख सुविधाओं को छोड़ना पड़ा। हालांकि उसे इस बात का यकीन नहीं था कि बेशर्मी से दूसरों की बराबरी करना सार्थक होगा या नहीं, लेकिन एक कहावत है, प्रयास से सफलता मिलना जरूरी नहीं है, लेकिन सफलता के लिए हमेशा प्रयास की आवश्यकता होती है। जो लोग अपनी मदद खुद करते हैं, स्वर्ग उनकी सहायता करता है। जियांग चेन ने धीरे से सांस छोड़ी और इस विचार से खुद को तसल्ली दी।
सिफारिशें मांग रहे हैं। चाओवन 054 बंदर और गिब्बन चढ़ाई करने के लिए तरसते हैं लेकिन चढ़ाई की विशालता से परेशान हैं। सिफारिशें मांग रहा हूँ। शू रुई मेरा फोटोशॉप का काम कैसा चल रहा है? मोमेंट्स फीड में प्रदर्शित तस्वीर वही थी जो पहले मैगपाई ब्रिज पर ली गई थी, सिवाय इसके कि तस्वीर में बीच में आ चुके व्यक्ति को पूरी तरह से हटा दिया गया था। इसके नीचे बहुत सारे लोगों ने इसे पहले ही लाइक कर दिया था। यही तो खूबसूरती का आकर्षण है। कुछ लोग अपने मोमेंट्स में पोस्ट करते हैं और हो सकता है कि उन्हें 1-2 दिन तक कोई ध्यान न मिले। हालांकि उसने तस्वीर को खूबसूरती से संवारा था, लेकिन जेंग जिंगजिंग ने कुछ ऐसी लड़कियों की तरह हद से ज़्यादा मेकअप नहीं किया था जो सिर्फ अपने बाहरी रूप रंग को ही संवारती हैं। कम से कम तस्वीर में ली शुरू सामान्य दिख रही थी, उसका चेहरा विकृत नहीं था और न ही उसकी आंखें बेमेल थीं। ये वाकई एक बड़ी उपलब्धि थी। ली शुरू ने उदासीनता से उस पर एक नज़र डाली और अनन्य की मुद्रा में सिर हिलाया। उसकी नज़रें कभी कभी उसके कंधे के ऊपर से गुजरती रहीं। शू रुई, तुम क्या देख रहे हो? जेंग जिंगजिंग ने उत्सुकता से पूछा। कुछ नहीं। जेंग जिंगजिंग ने अपना फ़ोन एक तरफ रख दिया, पीछे मुड़कर देखा और जैसे ही उसे कुछ एहसास हुआ, उसने बुदबुदाते हुए कहा, दरअसल जियांग चेन के आसपास न होने से थोड़ा अजीब सा लग रहा है। समय बीतता चला गया, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ ऑक्सीजन कम होती गई और हालांकि यह पूरी तरह से उच्च ऊंचाई की बीमारी नहीं थी, लेकिन सभी की शारीरिक शक्ति में तेजी से कमी आने से सांस लेना मुश्किल हो गया और कुछ ही लोगों की आवाज़ अस्थमा के दौरे जैसी लग रही थी। उनकी सांसें इतनी तेज और भारी थीं जैसे कोई दौड़कनी चल रही हो। हुहेंग सही था, वे जितना ऊपर चढ़ते गए उनकी गति उतनी ही धीमी होती गई और जिन लोगों की ऊर्जा खत्म हो रही थी उन्हें ध्यान में रखते हुए 12 लोगों के समूह को बार बार रुकना पड़ा। थोड़ा और धैर्य रखें सब लोग। वह चीज़ आपको वहाँ दिख रही है, ये ड्रैगन गेट वॉकवे है। इसे पार करने के बाद हम किबिंग चोटी पर पहुँच जाएंगे। हुहेंग ने कोहरे के बाहर पहाड़ी रास्ते की ओर इशारा करते हुए मनोबल बढ़ाने की कोशिश की। जिस ऊंचाई पर वे अब थे, वहां तक पहुंचने पर वे समुद्र तल से 2000 मीटर की ऊंचाई पार कर चुके थे। धुंधला सा दिखाई देने वाला ड्रैगन गेट वॉकवे एक घुमावदार सुनहरे अजगर की तरह लग रहा था जो किबिंग पीक को चारों ओर से घेरे हुए था। ये खतरनाक रास्ता लगभग उतना ही चुनौतीपूर्ण प्रतीत होता था जितना कि व्यापक रूप से प्रसिद्ध हुआ शान प्लैंक वॉक। जेंग जिंगजिंग ने गहरी सांस ली, वहां पहुंचने से पहले ही उसके पैर लड़खड़ाने लगे थे। शू रुई, अब हम क्या करें? मुझे थोड़ा डर लग रहा है। उसने घबराहट में ली शुरू की बांह को कसकर पकड़ लिया। सच कहें तो ली शुरू भी उससे कुछ खास बेहतर नहीं थी। हालांकि वह अधिक सुंदर थी, लेकिन अंततः कला अकादमी की सबसे खूबसूरत छात्रा एक लड़की ही थी। ऐसे भयावह दृश्य को देखकर और उसे पार करने के विचार से उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। घबराओ मत, ये जितना दिखता है उससे कहीं ज़्यादा आसान है। बस ऐसा दिखावा करो कि तुम किसी मॉल में खरीदारी कर रहे हो। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज़ आई जिससे जेंग जिंगजिंग चौंक गई। जियांग चेन, आप लोग काफ़ी तेज हैं। जियांग चेन मुस्कुराते हुए पहुंची, मानो कुछ भी गलत नहीं हुआ हो। हैरानी की बात यह है कि ली शुरू ने जियांग चेन की लगातार मौजूदगी पर किसी भी तरह की नाराजगी नहीं दिखाई। शायद उसका ध्यान कहीं और भटक गया था। जियांग चेन को आते देख उसकी दिल की धड़कन धीरे धीरे शांत हो गई। इतनी दूर आने के बाद सबसे ऊंची चोटी पर न चढ़ना अफसोस की बात होगी, जियांग चेन ने उससे कहा। ली शुरू ने एक शब्द भी नहीं बोला। उसने क्लब अध्यक्ष के साथ मिलकर साजिश रची होगी और जानबूझकर हमें धोखा दिया होगा। हुहेंग ने जियांग चेन के आगमन पर अचंभित हुए बिना कहा और सभी को आगे बढ़ते रहने का आग्रह किया। ये देखकर जेंग जिंगजिंग को तुरंत एहसास हो गया कि उसे धोखा दिया गया है, लेकिन जब तक उसे इस बात का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वे पहले से ही यहाँ थे, वे यूं ही मुड़कर पहाड़ से नीचे नहीं जा सकते थे, है ना? सौभाग्यवश जियांग चेन को शायद यह एहसास हो गया था कि उसका वहाँ स्वागत नहीं है और उसने दोनों महिलाओं से चिपके रहने की कोशिश नहीं की। वह समूह के सबसे पीछे अकेले चल रहा था, दूरी बनाए हुए। कभी कभार उसकी ओर देखते हुए जेंग जिंगजिंग को उस आदमी के लिए अजीब तरह से थोड़ी दया महसूस हुई। वह तो बस बहादुरी से अपनी मनचाही खुशी की तलाश कर रहा था, इसमें गलत क्या था? जियांग चेन, इधर आओ। जेंग जिंगजिंग ने उसे पास आने का इशारा किया। जियांग चेन ने अपनी ओर इशारा किया और उसके सिर हिलाने के बाद वह उसके पास चला गया। क्या आप हमारे बैग उठा सकते हैं कृपया? जेंग जिंगजिंग ने पूछा। जियांग चेन थोड़ा हैरान दिखे, लेकिन उन्होंने तुरंत सहमति में सिर हिलाया। यहाँ जेंग जिंगजिंग ने अपना शोल्डर बैग उतारा और उसी समय ली शुरू का बैग भी उतारकर दोनों जियांग चेन को सौंप दिए। शायद अब तक पूरी तरह से थक चुकी ली शुरू ने भी मना नहीं किया। मुफ्त श्रम की बदौलत जियांग चेन उन दोनों महिलाओं से दूरी कम करने में कामयाब रहा और उनके ठीक पीछे चलने लगा। लगभग आधे घंटे बाद समूह आखिरकार खतरनाक ड्रैगन गेट प्लैंक वॉक पर पहुंचा। वहां खड़े खड़े अनायास ही मेरे मन में एक कविता का विचार आया।
पीले सारस की उड़ान भी मुश्किल से पार हो पाती है। बंदर और गिब्बन तो चढ़ाई के प्रयास में ही निराश हो जाते हैं। पैदल मार्ग लकड़ी के तख्तों से बना था, जिनके बीच 3 सेंटीमीटर का अंतर था, जिससे व्यक्ति को हवा में चलने का पूरा अनुभव मिलता था। एक तरफ तो एकदम खड़ी चट्टान थी, दूसरी तरफ कमर जितनी ऊंची रेलिंग थी। इस पर कदम रखने से पहले ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। ये कल्पना करना मुश्किल था कि इस पैदल मार्ग का निर्माण कैसे किया गया होगा। एक बार जब हम यहाँ से पार कर लेंगे तो हम क्यूई बिंग चोटी पर पहुँच जाएंगे। आइए इसे जारी रखें सब लोग। हुहेंग ने सबसे आगे बढ़कर तख्ते पर बने रास्ते पर सबसे पहले कदम रखा। वह भी बेहद सतर्क था। आखिरकार उसके बाईं ओर कमर तक ऊंची रेलिंग के अलावा सुरक्षा के कोई उपाय नहीं थे और पैरों के नीचे हजारों फीट गहरी खाई थी। गिरने का मतलब निश्चित मृत्यु होगी, जिसमें व्यक्ति का शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। ध्यान से, वे सभी एक दूसरे का सहारा लेते हुए अंधे लोगों की तरह सावधानी से फुटपाथ पार कर रहे थे। सौभाग्य से किसी को भी ऊंचाई से डर नहीं लगता था, अन्यथा केवल डर ही उनकी जान ले लेता। क्योंकि झेंग जिंगजिंग ने टालमटोल की, इसलिए वह आखिरी स्थान पर रही। कोई बात नहीं, निराश मत हो, बस आगे देखते रहो। जियांग चेन ने उसे सांत्वना दी। आपको कहने के लिए आसान। झेंग जिंगजिंग का डर बनावटी नहीं था, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। लेकिन चून की सभी लोग पहले से ही उठ चुके थे, इसलिए उसके पास भी उनके पीछे उठने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। दांत पीसते हुए उसने तख्ते पर कदम रखा, लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद उसने नीचे देखने की गलती की और डर के मारे तुरंत अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। माँ! जियांग चेन को समझ नहीं आ रहा था कि वह हंसे या रोए। ली शूरू, जो पहले से ही काफी घबराई हुई थी, झेंग जिंगजिंग की हरकतों पर हंसे बिना नहीं रह सकी। ठीक है, अब देर मत करो और आगे बढ़ो। झेंग जिंगजिंग ने दोबारा नीचे देखने की हिम्मत नहीं की। उसने रेलिंग को कसकर पकड़ रखा था और एक घोंघे की तरह धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ रही थी। ली शूरू उसके ठीक पीछे पीछे चल रही थी। ठंडी हवाएं चुभने वाली ठंड थीं, बेहद तीखा और दिल दहला देने वाला। जो लोग पहले खूब पसीना बहा रहे थे, उन्हें अब एक सर्वव्यापी ठंड का एहसास होने लगा। घुमावदार पहाड़ी रास्ते पर 1 दर्जन से अधिक लोगों का समूह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, जिसमें जियांग चेन सबसे पीछे चल रहा था, जो अभी भी दोनों महिलाओं के बैग अपने कंधे पर उठाए हुए था। वाह, पर्वतीय मौसम अस्थिर था। अभी तो आधा रास्ता भी तय नहीं हुआ था कि अचानक हवा इतनी तेज हो गई कि खड़े रहना मुश्किल हो गया। अचानक हुए हमले से ली शूरू लड़खड़ा गई और जियांग चेन ने तुरंत उसे संभाल लिया। क्या आप ठीक हो? मैं ठीक हूँ। ली शूरू, जिसका वजन शायद 100 पाउंड से भी कम था, का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और रेलिंग को कसकर पकड़ लिया। ध्यान से, जियांग चेन ने उसे छोड़ दिया। सब लोग रुक जाओ, फिर आगे बढ़ने से पहले हवा के शांत होने का इंतजार करते हैं। हुहेंग ने कतार के बिल्कुल आगे से चिल्लाकर कहा। सभी लोग रुक गए। सहारे के लिए जो कुछ भी हाथ लगा उसे कसकर पकड़ लिया और किसी ने भी नीचे देखने की हिम्मत नहीं की। शूरुई, वो मुझे डर लग रहा है। झेंग जिंगजिंग की आंखों में आंसू आ रहे थे और वह अपनी आंखें खोलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। ली शूरू का दिल भी तेजी से धड़क रहा था। अब उसे इस बात का शुक्रगुजार महसूस हो रहा था कि कोई उसके पीछे खड़ा है। 55.055 ऊंचाई का खतरा। धुंध और बादल चारों ओर घूम रहे थे और इस क्षण सूरज भी मानो छिप गया हो, अपना कोई निशान नहीं छोड़ रहा हो। तेज हवाएं बेरहमी से खाई के ऊपर से बह रही थीं, जिससे कई लड़कियां भय से कांपने लगीं और उनके पैर कमजोर पड़ने लगे। तुम ठीक हो? पीछे खड़े जियांग चेन ने चिंता से पूछा। मैं ठीक हूँ। इस समय ली शूरू ने अपनी व्यक्तिगत शिकायतों को एक तरफ रख दिया और हुहेंग के निर्देशों का पालन करते हुए संतुलन बनाए रखने के लिए पूरी ताकत से रेलिंग को पकड़ लिया और चुपचाप हवा के रुकने का इंतजार करने लगी। वूश! जैसे ही हवा जोर से चलने लगी, बादलों का सागर ज्वार की लहरों की तरह उमड़ उठा, जो देखने में वास्तव में एक दुर्लभ और शानदार दृश्य था। लेकिन ठीक इसी क्षण किसी ने भी तस्वीरें लेने की हिम्मत नहीं की, यहाँ तक कि पुरुषों ने भी नहीं, क्योंकि उनमें रेलिंग छोड़ने की हिम्मत नहीं थी। बादलों के सागर के साथ साथ उनके नीचे का फुटपाथ भी हिल रहा था, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं, फिर भी इतना हिलना उनके दिलों को भय से धड़कने के लिए काफी था। इस क्षण मनुष्य अपनी तुच्छता को गहराई से महसूस कर सकता है। मैं वापस जाना चाहता हूँ, मैं अब और यह सब नहीं कर सकता। झेंग जिंगजिंग के पैर मुड़ गए, जिससे वह लगभग रास्ते पर ही बैठ गई। स्पष्ट रूप से प्रकृति की भव्यता ने उसके पहले से ही कम साहस को चकनाचूर कर दिया था। क्या आपने राष्ट्रपति हू से आने का वादा नहीं किया था? ली शूरू को गुस्सा भी आया और हंसी भी आई, लेकिन उस समय वह केवल इतना ही कह सकी, हम लगभग पहुंच गए हैं, पीछे मुड़कर देखना, अगर तुम अभी वापस जाओगे तो रास्ता लंबा हो जाएगा। बस थोड़ी देर और रुकिए। वो दुविधा में फंसी झेंग जिंगजिंग बिना आंसू बहाए रोना चाहती थी। लगभग 5 या 6 मिनट बाद हवा की गति धीरे धीरे कम हो गई। बादलों का सागर धीरे धीरे शांत हो गया। सूरज की रोशनी भी दोबारा निकलने लगी।
हु हेंग ने राहत की एक हल्की सी सांस ली और जोर से चिल्लाया, अब सब ठीक है, सब लोग आगे बढ़ते रहो। उनके नेतृत्व में टीम ने दोबारा यात्रा शुरू की। पैदल मार्ग पर चलते हुए उन 12 लोगों को न केवल ऊंचाई के अपने डर पर काबू पाना पड़ा, बल्कि चट्टान की दरारों से निकलने वाली दृढ़ वृक्ष शाखाओं से भी पार पाना पड़ा। वे बाघों की तरह क्षैतिज रूप से बढ़ते हुए रास्ते के ठीक बीच में आ गए। कोई विकल्प न होने के कारण सभी को उनके गुजरने के दौरान उनके नीचे से निकलने के लिए झुकना और घुटनों के बल बैठना पड़ा। अरे मेरा फोन! लेकिन जब झेंग जिंग नीचे झुकी, शायद इसलिए कि उसके नितंब बहुत सुडौल थे, तो इससे उसका फोन उसकी पिछली जेब से दब गया और 2 तख्तों के बीच के गैप से नीचे गिर गया। उसने जल्दी से उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया बहुत धीमी थी और वह असहाय होकर देखती रह गई क्योंकि उसका फोन खाई में गिर गया। फोन सस्ता नहीं था, कम से कम कुछ हजार का तो था ही। झेंग जिंग बहुत परेशान था। अब इसे मत देखो, ये जा चुका है, मैं तुम्हें एक नया दिलवा दूंगा, ली शुरू ने तुरंत कहा। वास्तव में झेंग जिंग ने पीछे मुड़कर देखा, एक पल के लिए तो वह अपना डर भी भूल गई। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? ली शुरू की मौजूदा आमदनी को देखते हुए फ़ोन जैसी कोई चीज़ तो थी ही नहीं, लेकिन मेरे फ़ोन में बहुत सारी अनमोल तस्वीरें थीं। झेंग जिंग इसे छोड़ने के लिए अनिच्छुक थी, लेकिन वह ये भी समझती थी कि उसका फ़ोन निश्चित रूप से वापस नहीं आएगा। ये लोग इन शाखाओं को क्यों नहीं हटा देते? वह गुस्से से बड़बड़ाते हुए खड़ी हुई और आगे बढ़ती रही। ली शुरू झुक गई और शाखाओं के नीचे रेंगते हुए उसके पीछे पीछे चलने लगी। बस लगभग 100 मीटर ही बचे हैं, हम लगभग पहुंच ही गए हैं, सब लोग थोड़ा और जोर लगाओ। आगे से हु हेंग की उत्साहवर्धक आवाज आई। ली शुरू ने राहत की सांस ली, उसकी घबराहट थोड़ी कम हो गई, लेकिन दुर्घटनाएं अक्सर तब होती हैं जब कोई अपनी सतर्कता कम कर देता है। दरार! जब सफ़ेद स्नीकर का पैर लकड़ी के तख्ते पर पड़ा, तो संभवतः लंबे समय से सड़न के कारण तख्ता अचानक बिना किसी चेतावनी के 2 टुकड़ों में टूट गया। ली शुरू बिल्कुल भी तैयार नहीं थी और पल भर में ही वह नीचे की ओर गिर पड़ी। आवाज सुनकर झेंग जिंग ने सहज रूप से अपना सिर घुमाया। सामने का दृश्य देखकर उसका चेहरा जम गया और एक पल के लिए उसका दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो गया। शू रुई! एक चीख आसमान में गूंज उठी। सामने खड़े लोग अजीब तरह से एक साथ अपना सिर घुमा रहे थे और उनकी धड़कनें हर बार एक पल के लिए रुक जाती थीं। उन्होंने बस इतना देखा कि ली शुरू सीधे नीचे गिर रही थी। एन मौके पर कोई आगे आया। नहीं, ये सही नहीं है। उसने झपट्टा मारा। जहां अन्य लोग घटनाक्रम के अचानक मोड़ से स्तब्ध थे, वहीं केवल जियांग चेन ही अचंभित नहीं हुआ। जैसे ही ली शुरू का पैर शून्य में फिसला, उसने बिना सोचे समझे छलांग लगाई और ली शुरू की बांह को हताशा भरी ताकत से पकड़ लिया, ठीक उसी समय जब उसका आधा शरीर पहले ही रास्ते से नीचे गिर चुका था। मेरे साथ ही रहो! ली शुरू खुद भी पहले तो अवाक रह गई। उसे वास्तविकता में वापस आने में 1 या 2 सेकंड का समय लगा। दम घोंटने वाले भय ने उसके पूरे अस्तित्व को जकड़ लिया और उसने सहज रूप से नीचे देखा। नीचे की धुंध घनी थी, जिससे एक अथाह खाई का आभास हो रहा था। अगर वह गिर जाती तो उसके शरीर का कोई निशान नहीं बचता। नीचे मत देखो, मुझे थामे रहो! जियांग चेन का चेहरा लाल हो गया और उसकी गर्दन की नसें उभर आईं। हालांकि ली शुरू का वजन ज्यादा नहीं था, लेकिन उस समय पगडंडी पर पैर रखने की कोई जगह न होने और सहारा लेने के लिए कोई जगह न होने के कारण वह केवल एक हाथ से रेलिंग के एक तरफ की रस्सी को पकड़ सकता था और दूसरे हाथ से ली शुरू की बांह को पकड़े रह सकता था। अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद उसके कपड़ों में लिपटी पतली बांह अभी भी धीरे धीरे सरक रही थी। ली शुरू को आखिरकार स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। उसने जल्दी से अपने दूसरे हाथ से जियांग चेन की कलाई पकड़ ली और ऊपर देखा तो उसे एक ऐसा चेहरा दिखाई दिया जो अपनी पूरी ताकत से तनाव में था। जियांग चेन! विपरीत परिस्थितियां ही व्यक्ति के चरित्र की वास्तविक प्रकृति को उजागर करती हैं। आप देखें, ये घटना आसमान की ऊंचाइयों में घटी और हर किसी में ऐसा निस्वार्थ साहस नहीं होता। एक गलत कदम और दोनों गहरे अंधकार में डूब सकते हैं, एक दुखद पतन में हताश प्रेमी बन सकते हैं। तुम मर नहीं सकते! जियांग चेन ने दांत पीसते हुए ली शुरू को अपनी पूरी ताकत से ऊपर खींच लिया। ये लड़की उसका लक्ष्य थी, अगर वह चली जाती तो उसका उज्ज्वल भविष्य भी उसके साथ चकनाचूर हो जाता। इसलिए उसे चोट नहीं लगनी चाहिए। ली शुरू को इन सब बातों की जानकारी बिल्कुल नहीं थी। कोई भी लड़की ऐसे पुरुष का विरोध नहीं कर सकती जो उसके लिए अपनी जान जोखिम में डालता है, चाहे वह कितनी भी भौतिकवादी और अभिमानी क्यों न हो। ली शुरू को जियांग चेन के लिए अपने महत्व का पता नहीं था। वह बस इतना जानती थी कि अभूतपूर्व भावनाओं का सैलाब उसके दिल और आत्मा को अभिभूत कर रहा था, एक ऐसा क्षण जिसे वह शायद जीवन भर नहीं भूल पाएगी। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? जल्दी मदद करो! जियांग चेन जोर से चिल्लाया। झेंग जिंग कांप उठी, सदमे से बाहर निकली और जल्दी से नीचे झुककर ली शुरू की बांह पकड़ ली। उन दोनों ने मिलकर अंततः ली शुरू को मृत्यु के कगार से वापस खींच लिया। उफ! जियांग चेन हौंफते हुए लकड़ी के तख्तों पर गिर पड़ा। शू रुई, क्या तुम ठीक हो? आगे से हु हेंग ने चिल्लाकर कहा।
उस भयावह दृश्य को देखकर वह पसीने से तरबतर हो गया था। अगर जियांग चेन ने समय रहते प्रतिक्रिया न दी होती और बचाव कार्य के लिए अपनी जान जोखिम में न डाली होती तो परिणाम अकल्पनीय होते। मैं ठीक हूँ, ली शूरू के मन में जोर से जवाब देने की तीव्र इच्छा थी, लेकिन उनमें ऐसा करने की ताकत नहीं थी। ऐसी घटना के बाद कोई भी स्तब्ध रह जाता। शूरुई, तुमने तो मुझे बुरी तरह डरा दिया। झेंग जिंगजिंग घबराहट में ली शूरू से लिपट गई, उसकी आंखों के कोनों में आंसू भर आए थे। भगवान का शुक्र है, ये खबर बनने से बाल बाल बच गई। जियांग चेन ने किनारे पर अपनी सीट से गहरी सांस छोड़ते हुए व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। ली शूरू की आंखें कांप उठीं और उसने धीरे से अपना सिर घुमाया। वह वहां पसीना पोंछ रहा था, पूरी तरह थका हुआ लग रहा था। उस समय उसका चेहरा सुंदर तो नहीं कहा जा सकता था, बल्कि काफी बिगड़ा हुआ था, लेकिन यह उसकी यादों में गहराई से अंकित होने के लिए काफी था। 56.056 लोकप्रियता में उछाल। तार्किक रूप से ऐसी दुर्घटना के बाद कोई भी दर्शनीय क्षेत्र से भारी मुआवजे की मांग कर सकता था, लेकिन ली शूरू ने ऐसा नहीं किया। उसे फिलहाल पैसों की जरूरत नहीं थी और वह उस दर्शनीय स्थल से बहस करने में अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करना चाहती थी। बिल्कुल, घटना के बारे में पता चलने के बाद तियांजू किले के दर्शनीय क्षेत्र ने ईमानदारी से माफी मांगी, इस पर्वतारोहण क्लब की यात्रा के लिए सभी शुल्क माफ कर दिए और भविष्य में ऐसी कोई घटना न हो इसके लिए सभी सुविधाओं का कड़ाई से निरीक्षण करने का वादा किया। अगली बार ऐसा होगा या नहीं ये तो अज्ञात था, लेकिन पर्वतारोहण क्लब के लिए ये स्थान अब से निश्चित रूप से सूची से बाहर हो गया था। सीनियर जियांग चेन, आप तो कमाल के हैं। स्कूल वापस जाते समय बस में फैन फेयू ने बगल की सीट पर बैठे जियांग चेन के प्रति अपनी प्रशंसा व्यक्त की। हालांकि वह उस समय वहां मौजूद नहीं थे, लेकिन गवाहों के विवरण से ही वह अंदाजा लगा सकते थे कि स्थिति कितनी खतरनाक रही होगी। अगर यह उनके हाथ में होता तो फैन फेयू का मानना था कि आर्ट कॉलेज का सबसे नाजुक फूल भी अब तक मुरझा गया होता। शुरू में उसने सोचा कि यह प्रसिद्ध वरिष्ठ छात्रा कला महाविद्यालय की सुंदरी के प्रति केवल संकवश आकर्षित हो रही है, उसकी शारीरिक सुंदरता से ईर्ष्या कर रही है। लेकिन अब वह बिल्कुल अलग सोच रहा था। वह भी एक पुरुष था। उस समय की स्थिति में न केवल असाधारण प्रतिक्रिया की आवश्यकता थी, बल्कि उससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि अपने जीवन को जोखिम में डालने का दृढ़ निर्णय लेना आवश्यक था। अगर सिर्फ खूबसूरती की बात होती तो कोई भी आदमी इतना बड़ा जोखिम नहीं उठाता। यही कारण था कि फैन फेयू को प्रशंसा का भाव महसूस हुआ। इस समय बस में चर्चा की गहमागहमी थी और सभी की सर्वसम्मति ली शूरू के मृत्यु के करीब के अनुभव और जियांग चेन के वीरतापूर्ण बचाव पर केंद्रित थी। पुरुष तो पराजित हो गए, जबकि महिलाएं कहीं अधिक गहराई से प्रभावित हुईं। स्वभाव से ही कल्पनाशील होने के कारण महिलाएं खुद को ली शूरू की जगह पर रखने से खुद को रोक नहीं पाईं। इस समय ली शूरू के प्रति उनकी ईर्ष्या में एक अमूर्त परिवर्तन आया। पहले वे ली शूरू की सुंदरता से ईर्ष्या करते थे, लेकिन अब वे इस बात से ईर्ष्या कर रहे थे कि ली शूरू को एक ऐसा आदमी मिल गया था जो उसके लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार था। भौतिकवाद से भरे इस युग में जब प्रेम एक विलासिता बन गया था, कितनी महिलाओं को ऐसा सौभाग्य प्राप्त था। इस पल जियांग चेन अब वह कुख्यात चापलूस नहीं रहा, बल्कि सफेद घोड़े पर सवार एक चमकता हुआ राजकुमार बन गया था, सबकी नजरों में एक निर्विवाद नायक। जियांग चेन, धन्यवाद। ली शूरू ने अपना सिर घुमाया। उनका धन्यवाद थोड़ा देर से आया, लेकिन वह काफी हार्दिक था। उन खूबसूरत आंखों में अब पहले जैसी शीतलता और दूरी नहीं रही। तुमने मुझे एक बार बचाया, मैंने तुम्हें एक बार बचाया, अब हम बराबर हैं। ऐसा जवाब सुनकर ली शूरू अचंभित रह गई। उसने सोचा था कि वह इस एहसान का इस्तेमाल बदले में कुछ पाने के लिए करेगा, या कम से कम कुछ मीठे शब्दों का प्रयोग करेगा, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उसने इतनी बेपरवाही से जवाब दिया। कुछ देर तक उसका आकर्षक लेकिन मनमोहक चेहरे को चुपचाप निहारते हुए ली शूरू के होंठ हल्के से ऊपर की ओर मुड़ गए। क्या हम अब वाकई बराबर हैं? जियांग चेन ने अपना सिर घुमाया। अगर आप वाकई मुझे पैसे वापस करना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरी कोई खास अपेक्षाएं नहीं हैं। बोलते बोलते वह रुक रुक कर मानो परिस्थितियों पर विचार कर रहा हो। एक चुंबन के बारे में क्या विचार है? एक जीवन के बदले एक चुंबन, ये तो बहुत ही बढ़िया सौदा होगा। आपके सपनों में? ली शूरू ने उसे घूर कर देखा। उसकी निगाहों में अब तिरस्कारपूर्ण उपहास नहीं था, बल्कि आकर्षण की झलक थी। फिर आर्ट कॉलेज की सबसे होनहार छात्रा, जो अभी अभी मौत के मुंह से वापस लौटी थी, ने खिड़की से बाहर झांका और एक और पंक्ति जोड़ दी। हालांकि आपको भोजन कराना संभव है। जियांग चेन ने अपनी भौहें उठाईं, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ जवाब दे पाता, एक सूचना की आवाज सुनाई दी। ली शूरू की आपके प्रति सद्भावना जोड़ 130। जियांग चेन मन ही मन हैरान रह गया और फिर उसने तुरंत सद्भावना स्कोर की जांच की। नाम ली शूरू, मेजबान के प्रति सद्भावना 30। जैसा कि उम्मीद थी, अंततः यह चौंकाने वाला ऋणात्मक आंकड़ा नहीं रहा। जियांग चेन का दिल भावनाओं से भर गया।
इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि फिल्मों और टीवी ड्रामा में नायक द्वारा सुंदरी को बचाने का बार बार दोहराया जाने वाला विषय कालातीत बना हुआ है। वास्तव में इसकी स्थायी अपील का एक कारण है। पहले उठाए गए जोखिम व्यर्थ नहीं गए थे। अगर इसे दोबारा से किया जा सकता तो क्या इसका मतलब यह नहीं होता कि विजय अभियान पूरा हो सकता था? तुम्हें क्या हुआ है? उसके अजीबोगरीब हाव-भाव को देखकर ली शूरू ने जिज्ञासा से भौहें सिकुड़ीं। ये कुछ भी नहीं है। जियांग चेन ने कुछ गहरी सांसें लीं। शांत रहें, आपको शांत रहना होगा। हालांकि उन्होंने काफ़ी प्रगति कर ली थी, लेकिन सफलता अभी सुनिश्चित नहीं थी, इसलिए जश्न मनाना अभी जल्दबाजी होगी। चूंकि आप मुझे रात के खाने पर आमंत्रित कर रहे हैं, इसलिए मुझे जगह का चुनाव बहुत सावधानी से करना होगा। आपको जो पसंद हो वह चुन लें, ली शूरू ने उदारतापूर्वक कहा। खैर, ये बात समझ में आती है। अब वह एक धनी महिला थी जो पलामेरा कार चलाती थी, जहां एक भोजन उसके लिए समुद्र में एक बूंद के बराबर था। ये बात आप कह रहे हैं, इसलिए बाद में मुझ पर अधिक शुल्क लेने का आरोप मत लगाना। ली शूरू ने बस मुस्कुरा दिया। ऐसा लगता है कि भेड़िए को पकड़ने के लिए कुछ न कुछ त्याग तो करना ही पड़ता है। पहले ये लड़की उसे देखकर ऐसे प्रतिक्रिया करती थी मानो वह कोई मक्खी हो, कभी मुस्कुराती नहीं थी। इस समय जियांग चेन की इच्छा थी कि वह उसके साथ लॉन्गमेन प्लैंक पाथ पर एक और सैर कर सके। अतीत में अपनी खराब प्रतिष्ठा और इतनी निम्न शुरुआत के लिए वह स्वयं ही जिम्मेदार था। यदि शुरुआती सद्भावना शून्य होती तो अब तक ये शायद आसमान छू चुकी होती, न कि केवल 130 की वृद्धि के साथ दयनीय रूप से 30 रह गई होती। बिल्कुल, जियांग चेन इस अवधारणा को समझती थी कि मानवीय इच्छाएं कभी संतुष्ट नहीं होतीं। संतोषी रहना ही चाहिए। शुरुआत में सब कुछ मुश्किल होता है। अब ली शूरू के शब्दों और व्यवहार से यह स्पष्ट था कि उनके रिश्ते में सामान्यता आ गई थी, और कम से कम अब वह उससे घृणा नहीं करती थी। आगे के विजय अभियान के कार्य स्पष्ट रूप से बहुत आसान होने वाले थे। जियांग चेन, बगल वाले घर से किसी ने आवाज दी। जियांग चेन ने अपना सिर घुमाकर देखा तो झेंग जिंगजिंग ने अपना सिर बाहर निकाला हुआ था और उसकी आंखों में एक जटिल भाव था। यह क्या है? क्या मैं आपका इंटरव्यू ले सकता हूँ? झेंग जिंगजिंग ने पूछा। नहीं, झेंग जिंगजिंग ने मानो उसकी बात अनसुनी करते हुए पूछा, उस समय जब तुमने हमला किया तो तुम क्या सोच रहे थे? जियांग चेन ने इस बारे में ज़्यादा सोचा नहीं था। इतना कम समय होने पर मेरे पास सोचने का समय कैसे हो सकता है? मेरे मन में बस एक ही विचार था, अगर शू रुई को कुछ हो गया तो मैं भी जीना नहीं चाहूंगी। ये शब्द कुछ हद तक अलंकृत थे, लेकिन पूरी तरह से झूठे नहीं थे। ली शूरू का उनके लिए क्या महत्व था, ये बात किसी और को समझ नहीं आई। अगर यह पहले की बात होती तो झेंग जिंगजिंग ऐसे शब्दों पर उपहास उड़ाता, उन्हें पुरुषों की मीठी बातें समझता, लेकिन जियांग चेन के हालिया कार्यों ने उसके शब्दों को सबसे अच्छे प्रमाण के रूप में साबित कर दिया। ली शूरू की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि झेंग जिंगजिंग को भी लगा कि लॉन्गमेन प्लैंक पाथ के ऊपर का दृश्य उसके मन में एक ऐसी स्मृति बन जाएगा जो कभी मिटेगी नहीं। जियांग चेन, मैंने पहले गलती की थी और मैंने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया था। मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। ठीक ठाक है, जियांग चेन ने उदासीनता से मुस्कुराया। अपने स्वभाव के कारण वह किसी लड़की के प्रति द्वेष नहीं रखेगा। इसके अलावा झेंग जिंगजिंग के बारे में उसकी राय वास्तव में काफ़ी अच्छी थी। हालांकि कभी कभी थोड़ी मनमानी करने वाली होती थी, लेकिन ये सुंदरियों में एक आम विशेषता थी। उसका चरित्र कोई वास्तविक समस्या नहीं थी, वह सीधी सादी और ईमानदार थी। उसके प्यार और नफरत में स्पष्टता थी। वह अपने मन की बात कह देती थी, बजाय इसके कि कोई छिपी हुई साजिशें रचे। कुछ ऐसी लड़कियों के विपरीत जो मुस्कुराते हुए छल करती हैं और गहरी साजिशें करती हैं। अगर शू रुई को कुछ हो गया तो मैं भी जीना नहीं चाहूंगी। ली शूरू ने खिड़की से बाहर देखा, उसके होंठ हल्के से मुड़े हुए थे। पहली बार अनगिनत प्रशंसकों वाली उस महिला को किसी के द्वारा पसंद किए जाने का एहसास हुआ। काफ़ी अच्छा था। 7 जवाबी हमला, घर वापसी पर स्वागत है, हीरो। जब तक बस डोंगरा विश्वविद्यालय वापस लौटी तब तक शाम के 8 बज चुके थे। जियांग चेन ने छात्रावास का दरवाजा धक्का देकर खोला, तभी उसे एक जोरदार धमाके की आवाज़ सुनाई दी, जिसके बाद ऊपर से रंगीन झालरें नीचे गिरने लगीं। आप क्या कर रहे हो? जियांग चेन हैरान रह गया। लुओ पिंग और बाई झेली दोनों के हाथों में एक एक पार्टी पॉपर था। जियांग चेन, यह अविश्वसनीय है, तुमने एक बासी मछली को पलट दिया है। एक काप मछली को ड्रैगन गेट से छलांग लगाते हुए निकाल दिया है। एक चापलूस रातों रात हीरो बन गया है। लुओ पिंग ने प्रशंसा और उदासी से भरी आह भरी। जियांग चेन ने अपने बालों और कंधों पर गिरे हुए रिबन हटाए और तभी उसे यह बात समझ में आई। तुम्हें किसने बताया? क्या हमें यह बात किसी से सुनने की जरूरत है? अब पूरे स्कूल में यही चर्चा हो रही है कि जियांग चेन ने आसमान की ऊंचाई पर अपनी जान की परवाह किए बिना मौत के मुंह से लटकी उस खूबसूरत लड़की को बचाने के लिए छलांग लगा दी। भाई झेली ने सिर हिलाया और लुओ पेंग के बाद कहा, हाँ भाई चेन, आपके आत्मबलिदान के कार्य के बारे में सभी जानते हैं। जियांग चेन, तुमने इस बार वाकई हमारे छात्रावास का नाम रोशन कर दिया है। ली शाओ ने भी अपना आश्चर्य व्यक्त किया।
जियांग चेन ने छात्रावास का दरवाजा बंद किया, धीरे से गला साफ किया और जानबूझकर लापरवाही भरे अंदाज में पोंछ दिया। महज एक मामूली सी बात, जिक्र करने लायक भी नहीं। खुद को मोटा कहने मात्र से ही सांस फूल जाती है। लुओ पेंग ने उसे तिरस्कार भरी नज़रों से देखा और उसे गाली दी। अभी तो तुम काफ़ी आत्मसंतुष्ट महसूस कर रहे होगे, है ना? ओह, जान बचाने वाला काम। अब भले ही ली शुरू बर्फ की तरह ठंडी हो, वह आपसे जरूर प्रभावित होगी, है ना? कैसा रहा, क्या आपको मिला? उद्धरण चिन्ह। लुओ पेंग ने आंख मारी और चुंबन का इशारा किया। यह इतना आसान नहीं है। जियांग चेन ने अपना सिर हिलाया और फर्श से झाड़ियां साफ करने के लिए झाड़ू उठा ली। बिल्कुल नहीं, आपने उसकी जान बचाई, अपनी जान जोखिम में डाली और उसने जरा भी कृतज्ञता नहीं दिखाई। लुओ पेंग को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा कि वह मुझे खाना खिलाएगी। इतना ही? तो फिर और क्या? जियांग चेन सफाई करते हुए हंसते हुए बोली, तुम लोग ज्यादा टीवी तो नहीं देख रहे हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो बदले में खुद को मुझे सौंप देगी? तो फिर आपने बहुत बड़ा नुकसान उठाया है। सिर्फ एक भोजन के लिए इतना बड़ा जोखिम उठाना वास्तव में बहुत बड़ा नुकसान है। लुओ पेंग ने आह भरी। लुओ भाई, तुम ऐसा नहीं कह सकते। भाई जेली ने असहमति जताते हुए कहा, भाई चेन ली शुरू को गिरते हुए यूं ही देखते नहीं रह सकते थे और कुछ नहीं कर सकते थे, है ना? चाहे कुछ भी हो जाए, भाई चेन ने बहुत अच्छा काम किया है। मजाक को एक तरफ रखते हुए लुओ पेंग ने अपने व्यंग्यात्मक रवैये को समेटा और थोड़ी प्रशंसा के साथ कहा, जियांग चेन, तुम सचमुच एक मर्द हो। अगर मैं होता तो शायद मुझ में इतनी हिम्मत नहीं होती। सम्मान करो और अब से देखते हैं कि कौन तुम्हें नीचा दिखाने की हिम्मत करता है। लोकप्रियता में वृद्धि के अलावा जियांग चेन के वीरतापूर्ण बचाव से उनकी प्रतिष्ठा में आया उलटफेर स्पष्ट रूप से एक बड़ा लाभ था। वहीं लड़कियों के छात्रावास में और भी अधिक चहल पहल थी। गो रान और जू सियाई ली शुरू के चारों ओर खड़े होकर सच्ची चिंता और देखभाल दिखा रहे थे। दूसरी ओर जेंग जिंगजिंग घटना के भयावह क्षणों का जीवंत और सजीव वर्णन कर रही थी। जब वह रोमांचक हिस्सों पर पहुंची तो वह खुद को रोक नहीं पाए और बेतहाशा हावभाव दिखाने लगी, मानो उस दृश्य को फिर से जीवंत कर रही हो। जिंग जिंग, क्या ये वाकई इतना बड़ा चढ़ाकर बताया गया है? गो रान ने अपनी शंका व्यक्त की। हालांकि यह घटना पूरे स्कूल में चर्चा का विषय थी, लेकिन आखिरकार अफवाहें अक्सर बड़ा चढ़ाकर पेश की जाती हैं। ये बात सच हो सकती है कि जियांग चेन ने ली शुरू को बचाया, लेकिन उन्हें संदेह था कि स्थिति अफवाहों जितनी गंभीर थी। बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं, झेंग जिंगजिंग ने गंभीरता से कहा। अगर जियांग चेन ने उस समय रस्सी को समय पर नहीं पकड़ा होता तो वह शुरुई के साथ नीचे गिर सकता था, और अगर उसने एक पल के लिए भी संकोच किया होता तो शुरुई का क्या हाल हो सकता था? क्या आपको पता है कि वह कितना ऊंचा था? 2000 मीटर से भी अधिक। चारों ओर बादल और धुंध छाई हुई थी, जमीन बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही थी। मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप वहां होते तो आप एक कदम भी आगे बढ़ने से डरते। क्या जियांग चेन सचमुच इतना बहादुर था? गो रान को अब भी कुछ संदेह था। झेंग जिंगजिंग ने जोर देकर सिर हिलाया। हम सभी ने जियांग चेन को गलत समझा। उस समय उसके अलावा हर कोई भयभीत था। अगर वह न होता तो शुरुई शायद वापस न लौट पाता। मुझे पहले लगता था कि उसने शुरुई का पीछा शायद अपनी पूर्व प्रेमिका को परेशान करने के लिए किया था, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत था। हो सकता है कि वह सचमुच शुरुई के प्यार में पड़ गया हो। ये सुनकर जू सियाई खुद को रोक नहीं पाए। प्यार? जिन जिन, क्या तुम्हें पता भी है कि प्यार क्या होता है? मैं नहीं समझता। बिना किसी झिझक के झेंग जिंगजिंग ने तुरंत कहा, लेकिन अगर कोई पुरुष किसी महिला के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार है तो क्या ये प्यार नहीं है? ये और क्या हो सकता है? हाँ, हमारे आसपास कई लड़के हैं, लेकिन उस स्थिति में क्या वे सचमुच इतने लापरवाह होंगे? सी, क्या तुम्हारे पूर्व प्रेमी ऐसा कर सकते थे? जू सियाई तुरंत शर्मिंदा हो गई और उसकी बोलती बंद हो गई। अगर मुझे कभी कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो मेरे लिए ऐसा करे। झेंग जिंगजिंग बड़बड़ाया। तब क्या? गो रान उत्सुकता से देख रही थी। झेंग जिंगजिंग ने निडर होकर सीधे सीधे कहा, तब मुझे उसके बारे में पूरा यकीन हो जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह अमीर है या नहीं? जू सियाई ने पूछा। हाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह अमीर है या नहीं, झेंग जिंगजिंग ने बिना किसी झिझक के सिर हिलाते हुए जवाब दिया। तो क्या हुआ अगर वह अमीर है? क्या लियांग जैनलुन के पास पैसे की कमी है? लेकिन इसका परिणाम क्या निकला? उसने एकियान के साथ कैसा व्यवहार किया? अगर वह अमीर नहीं है तो हम साथ मिलकर कड़ी मेहनत कर सकते हैं। जो व्यक्ति सचमुच आपकी परवाह करता है वही सबसे ज्यादा मायने रखता है। अरे बाप रे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि सिर्फ एक पर्वतारोहण यात्रा के बाद हमारी जिन जिन का जीवन के प्रति नजरिया इतना नाटकीय रूप से बदल जाएगा। जू सियाई ने आश्चर्य से अपना सिर हिलाया। अगर आपने वह सब देखा होता जो हुआ, तो आप भी निश्चित रूप से वही महसूस करते जो मैं कर रहा हूँ। लोग लगातार विकसित हो रहे हैं। इस दौरान उनके विश्व दृष्टिकोण में भी लगातार बदलाव और पुनर्निर्माण होता रहता है।
अतीत में झेंग जिंगजिंग का मानना था कि धन ही खुशी का प्रतीक है। ये सौंदर्य प्रसाधनों की अंतहीन आपूर्ति, हर दिन एक नया डिजाइनर बैग और अन्य सभी चीज़ों का प्रतिनिधित्व करता है। ये किसी व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण मापदंड था। लेकिन आज तख्तों से बने पैदल मार्ग पर जियांग चेन को एक हाथ से रस्सी को कसकर पकड़े हुए और दूसरे हाथ से ली शुरू को मजबूती से पकड़े हुए उससे लोगों की जान बचाने में मदद करने के लिए चिल्लाते हुए देखना उसके दिल को पहले कभी न देखे गए तरीके से झकझोर गया। उस लाल चेहरे और उभरी हुई नसों को देखकर वह सब कुछ फीका पड़ गया जिस पर उसे पहले पूरा भरोसा था। शू रुई, मुझे लगता है कि तुम्हें जियांग चेन को जिन जिन के लिए जाने देना चाहिए। इस लड़की को वसंत का बुखार चढ़ा हुआ है। जू सी ने चिढ़ाया। वह शू रुई को पसंद करता है, मुझे नहीं। उसे जाने देने से मुझे क्या फ़ायदा होगा? झेंग जिंगजिंग ने आह भरी। गो रान के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। आखिर कब से मशहूर जियांग चेन इतना प्रतिष्ठित पुरस्कार बन गया? कुछ देर बातचीत करने के बाद लड़कियां वहां से चली गईं। लिशुरु कुर्सी पर बैठी थी, कुछ भी नहीं करना चाहती थी और अपने विचारों को यूं ही बहने दे रही थी। अगर झेंग जिंगजिंग जैसी एक आम इंसान भी इतनी बुरी तरह हिल गई तो उसके लिए ये कितना ज़्यादा दुखद होगा। ये सब उस चेहरे से शुरू हुआ जिसे उसने उस दिन लॉन्गमेन प्लैंक वॉकवे पर फिसलने के बाद देखने के लिए ऊपर देखा था। उसकी यादें धीरे धीरे वापस आने लगीं। उसने निष्पक्ष दृष्टिकोण से उस युवक का पुनर्मूल्यांकन करने का प्रयास शुरू किया। शू रुई क्या सोच रही है? गो रैन ने झेंग जिंगजिंग को एक सार्थक रूप दिया। झेंग जिंगजिंग ने दिवास्वप्न देख रहे ली शूरू पर नजर डाली। उसे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। ऐसी घटना के बाद वह बिल्कुल भी थोड़ी डरी हुई नहीं है। काफी देर बाद ली शूरू अचानक बिना किसी कारण के मुस्कुराई। उसकी आंखों में फिर से चमक आ गई और उसने अपने बैग से अपना फ़ोन निकाला। उसने कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाकर, ब्लैकलिस्ट में जाकर कुछ लोगों के नाम जारी किए। मौके पर ही फैसला कर लें, देर होने तक इंतजार न करें। फैसला किया, भेजना। 58 कड़ाके की ठंड में भी बेर के फूलों की खुशबू आती है। एकीकृत शिक्षा भवन। जियांग चेन और लुओ पेंग ने अभी अभी क्लास खत्म की थी और बाहर निकलते हुए बातें कर रहे थे, तभी अचानक उन्हें 2 कारों के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। बीप बीप। उसने अपना सिर घुमाया और सीढ़ियों के नीचे एक बर्फ जैसी सफ़ेद पैनामेरा कार खड़ी देखी, जिसे देखकर वहां से गुजर रहे छात्र उंगलियां उठाकर फुसफुसाने लगे। एक शीर्ष स्तरीय विकसित शहर होने के नाते ईस्ट यूनिवर्सिटी के छात्र किसी साधारण घरेलू विश्वविद्यालय से नहीं थे। जियांग चेन जैसे कुछ विशेष मामलों को छोड़कर छात्रों की सामान्य पारिवारिक पृष्ठभूमि निश्चित रूप से राष्ट्रीय औसत से कहीं ऊपर थी। ईस्ट यूनिवर्सिटी के छात्रों के पास कारें होना कोई असामान्य बात नहीं थी, लेकिन पैनामेरा जैसी लाखों डॉलर की लग्जरी स्पोर्ट्स सेडान कारें वास्तव में इतनी आम नहीं थीं। बहुत से लोग जानते थे कि यह ली शूरू की कार थी। ली शूरू यहाँ क्यों है? क्या वह किसी का इंतजार कर रही है? क्या ये स्पष्ट नहीं है? वह निश्चित रूप से जियांग चेन का इंतजार कर रही है। जियांग चेन, वो चापलूस। चापलूसी करने में क्या बुराई है? उसमें किसी की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने का साहस था। क्या आप ऐसा करने की हिम्मत रखते हैं? ऐसी लड़की भला कौन होगी जो ऐसे आदमी पर मोहित न हो जाए? क्या आप कह रहे हैं कि ली शूरू को जियांग चेन से प्यार हो गया है? असंभव। यह असंभव हो या न हो, उस घटना के बाद से उनका रिश्ता वाकई असाधारण हो गया है। ली शूरू की यहाँ कभी क्लास नहीं होती। अगर वह उसके लिए नहीं आता तो फिर क्यों आता? मुझे ये मत कहना कि तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे लिए यहाँ आए है। जल्दी जाओ। लुओ पेंग ने उसकी ओर इशारा करते हुए सिर हिलाया। जियांग चेन ने चारों ओर से आ रही ताक झांक भरी निगाहों को नज़रअंदाज करते हुए अपनी किताबें बाई झेली को सौंप दी और आत्मविश्वास से सबका ध्यान खींचने वाली पैनामेरा कार की ओर चल पड़े। तस्क तस्क, तलवार को सान पर तेज किया जा रहा है और कड़ाके की ठंड से बेर के फूलों की सुगंध आ रही है। जियांग चेन ने आखिरकार सफलता हासिल कर ली है। जियांग चेन को यात्री सीट पर बैठते देख लुओ पेंग भावुक हो गया। चलो ठीक है, जाओ। लिशाओ ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया, पैनामेरा की ओर आशीर्वाद भरी नज़र डाली और फिर लुओ पेंग और बाई झेली के साथ चले गए। मैं टैक्सी ले सकता हूँ? ये कुछ ज़्यादा ही हाई प्रोफाइल मामला है। जैसे ही कार का दरवाज़ा बंद हुआ उसने जनता की अफवाहों और गपशप को तो रोक दिया, लेकिन वह तरह तरह की निगाहों को नहीं रोक सका। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। क्या आपको डर लग रहा है? ली शूरू ने अपने स्वभाव के अनुसार अपना सिर घुमा लिया। उसे दूसरों की निगाहों की कभी परवाह नहीं होती थी। डरने की क्या बात है? काश ऐसा ही होता। जियांग चेन मुस्कुराया। उसने अपने विचारों को छिपाने की जहमत भी नहीं उठाई। ली शूरू चुप रही। उसने कार स्टार्ट की और उसे घुमा दिया। ईर्ष्या भरी निगाहों से घिरे हुए वे कैंपस से बाहर निकल गए। केवल हम दोनों। जियांग चेन ने पीछे मुड़कर देखा। पीछे की सीट खाली थी। उन्होंने सोचा कि ली शूरू ने झेंग जिंगजिंग, जू सी और अन्य को आमंत्रित किया होगा। अन्यथा ली शूरू बिना विचलित हुए गाड़ी चला रही थी। आज उसने सादे कपड़े पहने थे, पेंसिल पैंट, फ्लैट जूते और उसके लंबे बाल लापरवाही से फैले हुए थे।
उनका चेहरा, जो हमेशा देखने में मनमोहक होता था, हल्के और गाढ़े दोनों तरह के मेकअप के लिए उपयुक्त प्रतीत होता था। दरअसल जू सियाई और बाकी लोगों को आज रात के उस डिनर के बारे में पता था जिसमें वह जियांग चेन को दावत देने वाली थी, लेकिन चूंकि यह एक कृतज्ञता भोज था, इसलिए जेंग जिंगजिंग ने कहा कि इसमें शामिल होना उचित नहीं है, इसलिए गुओरान और जू सियाई भी नहीं आईं। दो लोग ठीक हैं, जो लोग नहीं जानते वे शायद ये भी सोचें कि हम डेट पर हैं। जियांग चेन ने बिना सोचे समझे ही शरारती अंदाज में ये बात कह दी। अगर यह अतीत की बात होती तो ऐसे शब्द सुनकर ली शुरू उसे ठंडी निगाहों से देखती, लेकिन आज उसने बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दी। वह गुस्सा नहीं हुई और यहाँ तक कि उसने आगे कहा, डेट ठीक है, लेकिन सज्जन को भुगतान करना चाहिए। ली शुरू रोमांस या सांसारिक ज्ञान से अनभिज्ञ नहीं थी। बात सिर्फ इतनी सी है कि अतीत का जियांग चेन उसकी दुनिया में नहीं था, इसलिए वह योग्य नहीं था। वह शायद मजाक कर रही थी, लेकिन जियांग चेन ने इसे गंभीरता से ले लिया और आगे कहा, ठीक है, तुमने यही कहा था। वह सज्जन भुगतान करेंगे, क्या आपको यकीन है? ठीक उसी समय चौराहे पर बत्ती लाल हो गई और ली शुरू ने कार रोक दी और उसकी ओर देखा। आपने जिस बानकियू पवेलियन को चुना है वह एक उच्च स्तरीय रेस्तरां है जो पूरे पूर्वी सागर क्षेत्र में प्रसिद्ध है, यहाँ तक कि 2 लोगों के लिए भी वहाँ भोजन करना सस्ता नहीं है। यह एक नेक इरादे से दी गई चेतावनी हो सकती है, लेकिन साथ ही यह एक आदमी के स्वाभिमान को भी गंभीर आघात था। क्या तुम मुझे नीचा दिखाओगे? जियांग चेन के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। ये तो बस एक भोजन है, जब तक आप खुश हैं, चाहे कितना भी महंगा क्यों न हो, ये जायज़ है। मुझे लगता है कि कई पुरुष इस अवसर के लिए मुझसे ईर्ष्या करेंगे। महिलाएं सुनने की शक्ति वाली प्राणी होती हैं, लड़कियां भी एक जैसी होती हैं। ली शुरू के होंठों पर मुस्कान आ गई। मजबूत होने का दिखावा मत करो, असल में इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ खाना खाते हैं। अगर आप इलाज करवाना ही चाहते हैं तो चलिए जगह बदल लेते हैं। ऐसा लग रहा था कि उसे इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी कि जियांग चेन इस धन्यवाद रात्रिभोज को डेट का नाम दे दे। बिल्कुल नहीं, ये बानकियू पवेलियन ही होना चाहिए, जियांग चेन ने जोर दिया। पुरुष इतने जिद्दी हो सकते हैं। बीप बीप, पीछे से एक उत्साहवर्धक हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। लाल बत्ती पहले ही हरी हो चुकी थी। ली शुरू ने बात करना बंद कर दिया और नेविगेशन को बदले बिना बानकियू पवेलियन की दिशा में गाड़ी चलाना जारी रखा। बानकियू पवेलियन एक प्रीमियम चेन डाइनिंग ब्रांड है जिसकी शाखाएं सभी प्रथम श्रेणी के शहरों और अधिकांश द्वितीय श्रेणी के शहरों में मौजूद हैं। ये सामाजिक अभिजात वर्ग को लक्षित करता है। वहाँ अनौपचारिक भोजन करना और 10 या 8,000 युआन खर्च करना आम बात है। पार्किंग स्थल पर मेहमानों को मार्गदर्शन देने के लिए समर्पित कर्मचारी भी तैनात थे, जिससे उन्हें स्वागत का एहसास होता था। बानकियू पवेलियन में आपका स्वागत है। दरवाजे पर स्वागत करने वाली मेजबान ने एक सुंदर चोंगसम पहना हुआ था। वह लंबी और सुडौल थी। बिना किसी अतिशयोक्ति के कहें तो उनमें से प्रत्येक को कार मॉडल के रूप में तैयार किया जा सकता था। धिक्कार है, क्या यह अमीरों की दुनिया है? चारों ओर देखने पर सभी ग्राहक भव्य पोशाक में सजे हुए थे। पुरुष सूट और चमड़े के जूते पहने हुए थे और महिलाएं तेजस्वी और सुंदर थीं। हालांकि जियांग चेन ने भी काफी शालीन साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थे, लेकिन इस माहौल में वह थोड़ा बेमेल लग रहा था। सौभाग्य से बानकियू पवेलियन के कर्मचारी बहुत ही पेशेवर थे और शायद पोषकार की वजह से उन्होंने कोई तिरस्कार नहीं दिखाया और आदरपूर्वक जियांग चेन और ली शुरू को एक खाली मेज पर ले गए। ऐसी जगह पर ली शुरू पहले भी आ चुकी थी, लेकिन जियांग चेन के लिए यह वास्तव में पहली बार था। कलाकृति जैसी बनावट और रूप वाले मेनू को खोलते हुए ये कहना कि वह डरा हुआ था एक अतिशयोक्ति होगी, लेकिन वह कुछ भावनाओं को महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। मांस के साथ तले हुए बांस के अंकुरों की एक साधारण थाली की कीमत वास्तव में 158 युआन है, जो दिन दहाड़े की गई एक सरासर लूट है। बिल्कुल, जियांग चेन ये भी समझ गया था कि ऐसी जगहों पर जो खाया जाता है वह माहौल के अनुरूप होता है। अगर यह सस्ता होता तो ये सामाजिक अभिजात वर्ग के लोग यहाँ भोजन नहीं कर रहे होते। यही कारण है कि एक सुविधा स्टोर में 2 युआन में बिकने वाली मिनरल वाटर की बोतल एक 5 सितारा होटल में 20 युआन में बिकती है। जो मन करे बेझिझक ऑर्डर करें, ली शुरू ने मेनू से अपना सिर उठाए बिना कहा। उस तरह के व्यवहार और अपनी खूबसूरती के साथ वह सचमुच एक सोशलाइट जैसी दिखती थी। जियांग चेन समझ गया कि वह उसे अप्रत्यक्ष रूप से याद दिला रही थी कि बिल का भुगतान वही करेगी ताकि उसका मानसिक तनाव कम हो सके। ली शुरू ने बेझिझक आदेश देने को कहा और जियांग चेन ने सचमुच कोई संकोच नहीं किया। ली शुरू अभी भी देख रहा था, लेकिन उसने पहले ही अपनी मनमानी शुरू कर दी थी। जैसे किसी सड़क किनारे की दुकान पर कबाब मंगवाते समय उसने 2007 की बर्ड्स की एक बोतल भी मंगवा ली। चलिए अभी इन्हीं से शुरुआत करते हैं। जियांग चेन ने संतुष्टि का अनुभव करते हुए मेनू बंद कर दिया। ली शुरू ने अपना सिर उठाया। मैडम, क्या आप कुछ और ऑर्डर करना चाहेंगी? नहीं, यही काफ़ी है। ली शुरू, जिसे अभी तक एक भी व्यंजन ऑर्डर करने का मौका नहीं मिला था, ने जियांग चेन की ओर देखते हुए मेनू वेटर को वापस कर दिया।
59/05/9 दिनांक, आपने अभी जो शैंपेन की बोतल मंगवाई थी वह कितने की थी? ली शूरू ने पूछा। लगता है 30,000 से ज्यादा थे, क्या बात है? जियांग चेन ने बेपरवाही से जवाब दिया, मानो वह 30,000 युआन के बजाय 3 युआन की बात कर रहा हो। दरअसल जब पैसा आपका अपना नहीं होता तो यह वाकई दर्दनाक नहीं होता। ली शूरू चुप हो गई। अपनी मौजूदा संपत्ति के साथ वह 30,000 से अधिक कीमत वाली शैंपेन खरीद सकती थी, लेकिन यह जरूरी नहीं था। क्या आपको नहीं लगता कि इतनी महंगी शैंपेन पीना कुछ ज्यादा ही फिजूल खर्ची है? उदारता का दिखावा किए बिना भी ली शूरू ने इस मुद्दे को उठाया। मुझे लगता है कि हमारी पहली डेट पर हमें कुछ अच्छा पीना चाहिए। जियांग चेन को देर से ही सही अपने कृत्य की अनुचितता का एहसास हुआ। वह स्वाभाविक रूप से शराब का पारखी नहीं था और ली शूरू शायद उससे थोड़ा अधिक जानकार हो सकती है, लेकिन शायद बहुत ज़्यादा नहीं। वास्तव में अधिकांश लोगों के लिए हजारों डॉलर की कीमत वाली और कुछ $100 की कीमत वाली शैंपेन पीने में लगभग कोई अंतर नहीं होता है। क्या मुझे वेटर को बुलाकर बोतल वापस कर देनी चाहिए? रहने भी दो, ली शूरू ने अपना सिर हिलाया। हालांकि उसे लग रहा था कि यह एक तरह की बर्बादी है, लेकिन उसने ही उसे आमंत्रित किया था और कहा था कि वह जो चाहे ऑर्डर कर सकता है, इसलिए अब अपने वादे से मुकरना अच्छा नहीं होगा। इसके अलावा जियांग चेन ने उसके लिए जो एहसान किया था उसकी तुलना में शैंपेन की एक बोतल के लिए कुछ दसियों हजार रुपये कुछ भी नहीं थे। अगर जियांग चेन ने जानबूझकर भी उसे धोखा दिया होता तो भी वह इसे स्वीकार करने को तैयार थी। और इसके अलावा बर्च जैसी इतनी महंगी जगह पर ऑर्डर देना और फिर उसे वापस करना शर्मनाक होगा। मैं गाड़ी चलाकर यहाँ आया हूँ, इसलिए मैं शराब नहीं पी सकता। बाद में आपको इसे खुद ही पूरा करना होगा, ली शूरू ने शांत भाव से कहा। जियांग चेन आश्चर्यचकित रह गया। मैं इसे अकेले कैसे पूरा कर सकता हूँ? अगर आप इसे पूरा नहीं कर सकते तो इसे अपने साथ ले जाएं। क्योंकि आपने इसे ऑर्डर किया है, इसलिए आपको ही इसे संभालना चाहिए। इतनी महंगी शैंपेन की बोतल बर्बाद नहीं हो सकती, ली शूरू ने उसकी ओर देखते हुए अपनी आंखों में धमकी भरी चमक के साथ कहा। इस तरह का खतरा जाहिर तौर पर पहले से काफी अलग था। जियांग चेन बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई। उसने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए अर्थपूर्ण स्वर में कहा, शू रुई, मुझे तुमसे इतनी मितव्ययी होने की उम्मीद नहीं थी। आप अपना पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं, इसलिए जाहिर है कि आपको तंगी महसूस नहीं हो रही है, ली शूरू ने स्पष्ट रूप से कहा। जियांग चेन मुस्कुराया। संवाद करने का यही सही तरीका था। पुराना ली शूरू एक चिरस्थायी हिमंदी की तरह था, ठंडा और अभेद्य, जिससे हमले का कोई रास्ता नहीं बचता था। अब वह एक सजीव इंसान की तरह लग रही थी। कहते हैं कि किसी लड़की को रिझाने का पहला कदम सबसे महत्वपूर्ण होता है। एक बार जब आप वह पहला कदम उठा लेते हैं तो आप आधी से ज़्यादा सफलता हासिल कर लेते हैं। यहाँ तक कि सबसे प्रतिष्ठित देवियाँ भी अपने उच्च स्थान से नीचे उतारे जाने पर साधारण लड़कियों से अलग नहीं रह जातीं। मैंने कहा था कि मैं तुम्हारा इलाज करूँगा, क्या तुम्हें लगा कि मैं मजाक कर रहा था? जियांग चेन ने गंभीरता से कहा। ली शूरू ने कोई जवाब नहीं दिया। जाहिर तौर पर उसने उसकी बातों को दिल पर नहीं लिया था। धनवान लोग भी 30,000 युआन की शैंपेन की बोतल को फिजूल खर्ची मानेंगे। ऐसे में एक ऐसे युवक की तो बात ही क्या जो छोटे मोटे काम करके और कम खर्च में पढ़ाई कर रहा हो, वह तो और भी ज्यादा खर्च कर देगा। शू रुई, क्या संयोग है? कुछ युवक वहां से गुजरे, उनमें से एक ने अनजाने में ली शूरू पर नजर डाली और फिर आश्चर्य से रुक गया। उसका व्यवहार कुछ हद तक लियांग जेनलन जैसा था, लेकिन वह देखने में अधिक आकर्षक था। और ये कौन है? उसने अपनी निगाहें जियांग चेन की ओर घुमाईं। नमस्कार, जियांग चेन, शू रुई के वरिष्ठ। जियांग चेन ने विनम्रतापूर्वक खड़े होकर न तो विनम्रता दिखाए और न ही अहंकार। उस व्यक्ति ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। नमस्कार, मैं जियांग शिंगरेन हूँ, शू रुई का दोस्त। अभिवादन करने के बाद जियांग शिंगरेन वहां ज्यादा देर नहीं रुकी। वह अपने दोस्तों के साथ वहां से चला गया और पास की एक मेज पर बैठ गया। वे बार बार इधर उधर देखते हुए हंस रहे थे और किसी बात पर चर्चा कर रहे थे। क्या वह आपके प्रशंसकों में से एक है? अपनी सीट पर वापस बैठते हुए जियांग चेन ने शांत और संयमित भाव से पूछा। नहीं, बस एक व्यक्ति जिससे मैं बार में मिला था। ली शूरू के चेहरे के भाव से यह स्पष्ट था कि जियांग शिंगरेन के साथ उनका कोई खास करीबी रिश्ता नहीं था। यकीन मानिए, वे इस समय हमारे रिश्ते की प्रकृति पर चर्चा कर रहे हैं। ऐसा लगता था मानो जियांग चेन की पीठ के पीछे भी आंखें हों। उसे यह जानने के लिए पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं थी कि उसे देखा जा रहा है। ये किस प्रकार का रिश्ता है? ली शूरू ने उदासीनता से कहा। ये लड़की वाकई सबसे अलग थी। कुछ लड़कियां, खासकर चंचल स्वभाव वाली, अपने बॉयफ्रेंड होने के बावजूद भी खुद को सिंगल दिखाने के लिए हर संभव कोशिश करती थीं, लेकिन वह अलग थी। उसे गलतफहमी होने या दूसरों की राय की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। मुझे बस इस बात की चिंता है कि कहीं इससे आपकी बाहरी प्रतिष्ठा पर असर न पड़े। ये सुनकर ली शूरू के होंठों के कोने हल्के से मुस्कुरा उठे। क्या आप यही देखना नहीं चाहते थे?
जियांग चेन ने पूरी ईमानदारी से तुरंत कहा, शू रुई, तुम मेरे बारे में बहुत संकीर्ण सोच रहे हो। मैं तुम्हें पाना तो चाहता हूं, लेकिन मैं कभी भी ऐसे घिनौने हथकंडे नहीं अपनाऊंगा। ली शूरू ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। बर्ट्स, ऐसा लगता है कि यह अभी भी 07 का ही है। यह आदमी अपना असली चेहरा नहीं दिखाता। ली शूरू की मेज पर शराब देखकर जियांग शिंगरेन के दोस्तों में से एक काफ़ी आश्चर्यचकित रह गया। तब जाकर जियांग शिंगरेन को यह स्वाभाविक लगा। ली शूरू जैसी लड़की का किसी साधारण छात्र के साथ डेटिंग करना वाकई हैरानी की बात होगी। बिल्कुल स्पष्ट, उसे कभी अंदाजा नहीं होगा कि यह भोजन कौन परोस रहा है। बर्ट्स, आप दोनों के बेहतरीन स्वाद के लिए बधाई हो। सभी धनी युवा मालिक अभिमानी और घमंडी नहीं होते। कम से कम जियांग शिंगरेन तो काफ़ी विनम्र और सहज थे, जिन्होंने पहल करके आगे आकर टोस्ट पेश किया। यह आदमी बुरा नहीं है, इसमें शिष्टाचार है, यह एक प्रतिष्ठित परिवार का आदमी है। जियांग चेन ने टिप्पणी की। क्या आप बेहद हीन महसूस कर रहे हैं? ली शूरू ने अपना सिर तक नहीं उठाया। जियांग चेन मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। ऐसा बिल्कुल नहीं है, हालांकि वह निश्चित रूप से आकर्षक है, मैं भी कम नहीं हूं। ली शूरू के हाथों में मौजूद छुरी एक पल के लिए रुक गई। क्या आपने कभी उनके साथ अकेले भोजन किया है? जियांग चेन ने अनायास ही पूछा। ली शूरू चुप रही और चम्मच कांटा एक बार फिर चलने लगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपने उनके साथ कभी अकेले भोजन नहीं किया है। क्या सिर्फ इसी बात पर मेरा पलड़ा भारी नहीं है? जियांग चेन पूरे आत्मविश्वास के साथ बोलता रहा। ली शूरू ने उसका विरोध नहीं किया, बल्कि अपना ध्यान भोजन पर केंद्रित किया। इतनी बढ़िया शराब है, क्या आप थोड़ी नहीं पेंगे? आप खुद इसका आनंद लें। जियांग चेन ने कोई दबाव नहीं डाला, बस अपनी ड्रिंक की चुस्की लेते हुए बुदबुदाया, इतनी महंगी शराब फिर भी एक साधारण पे जितनी स्वादिष्ट नहीं। ली शूरू के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला, मानो उसने कुछ सुना ही न हो। महिलाएं आमतौर पर ज्यादा नहीं खाती, और ली शूरू ने सबसे पहले अपने बर्तन नीचे रखे और बड़े सलीके से नैपकिन से अपने मुंह के कोने पहुंचे। फिर उसने अपना बैग उठाया, अपना बटुआ निकाला और उसमें से एक क्रेडिट कार्ड निकाला। आप क्या कर रहे हो? जियांग चेन ने अपने सामने रखे क्रेडिट कार्ड को देखकर हैरानी से पूछा। जब आप बाद में बिल का भुगतान करें तो इस कार्ड का उपयोग करें। जियांग चेन ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ उसकी विचारशील मंशा को तुरंत समझ लिया। इसमें कोई शक नहीं कि ली शूरू ने उनकी गरिमा का ख्याल रखते हुए उन्हें कार्ड दिया और उन्हें बिल का भुगतान करने दिया। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद इसका ख्याल रख लूँगा। जियांग चेन कुछ हद तक भावुक हो गया था, लेकिन उसका ली शूरू की दयालुता को स्वीकार करने का कोई इरादा नहीं था। हालांकि इस भोजन पर ज़्यादा खर्च नहीं आएगा, लेकिन मच्छर का पैर भी आखिर मांस का ही होता है। उसे अपने निवेश को बढ़ाने का कोई तरीका ढूंढना ही था, वरना बाद में पर्याप्त लाभ कहाँ से आएगा। तभी ली शूरू का फ़ोन बजा। उसने उसे बाहर निकाला और उस पर एक नज़र डाली। मुझे ये कॉल लेनी होगी। जियांग चेन ने सिर हिलाया। ली शूरू खड़ी हुई और चली गई। जियांग चेन ने मेज पर पड़े क्रेडिट कार्ड को देखा और उसे उठा लिया। 6060 दुर्घटना लगभग 10 मिनट बाद ली शूरू लौटी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसमें घबराहट का हल्का सा भाव था। क्या गलत? जियांग चेन ने तुरंत उसके असामान्य व्यवहार को नोटिस किया। मेरे पिता का एक्सीडेंट हो गया था। ली शूरू बहुत चिंतित थी और आगे कुछ भी समझाने की जहमत उठाए बिना अपने फ़ोन पर निकटतम उपलब्ध उड़ान की खोज करने लगी और उसे 2 घंटे से अधिक समय बाद प्रस्थान करने वाली एक उड़ान मिल गई। माफ़ कीजिए, लेकिन मुझे वापस जाना होगा। फ्लाइट बुक करने के बाद चिंतित ली शूरू ने अपना बैग उठाया और जाने के लिए तैयार हो गई। मैं आपके साथ चलूंगा, जियांग चेन ने खड़े होते हुए कहा। ली शूरू ने उसकी ओर देखा। मुझे गलत मत समझिए, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मैं आपके साथ घर जाऊंगा। मेरा मतलब है कि मैं आपके साथ हवाई अड्डे तक चलूंगा। आप अपनी कार को वहां यूं ही नहीं छोड़ सकते, है ना? ज़्यादा सोचने का समय नहीं था और ली शूरू ने सिर हिलाकर सहमति दे दी। वे दोनों जल्दी से बाहर चले गए। जल्द ही फिर आएगा, रेस्टोरेंट के कर्मचारियों ने जाते समय कहा। चूंकि उसने शराब पी रखी थी, इसलिए गाड़ी ली शूरू चला रहा था और जियांग चेन यात्री सीट पर बैठा था। ली शूरू इतनी घबराई हुई थी कि पार्किंग से गाड़ी निकालते समय वह लगभग बगल में खड़ी टोयोटा लैंड क्रूजर से टकरा गई। शांत रहें, चिंता करने से कुछ हासिल नहीं होगा। जियांग चेन ने उसे क्रेडिट कार्ड देते हुए कहा। आपका कार्ड, इसे थैली में डाल दो। उन्होंने 30,000 से अधिक कीमत वाली बर्ट्स की बोतल खत्म नहीं की थी, लेकिन ली शूरू को अब इसकी परवाह नहीं थी। उसने नेविगेशन चालू किया और तेजी से हवाई अड्डे की ओर गाड़ी चलाई। तुम्हारे चाचा को क्या हुआ? जियांग चेन ने पूछा। हृदय रोग, ली शूरू ने जल्दी से कहा, और जियांग चेन ने उसे इतना घबराया हुआ कभी नहीं देखा था। मेरे पिता की हृदय की स्थिति लंबे समय से कमज़ोर है और कुछ साल पहले उन्हें इसी कारण से अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आज वह अचानक फिर बेहोश हो गया। अच्छे लोगों की रक्षा स्वर्ग करता है, तुम्हारे चाचा ठीक हो जाएंगे, जियांग चेन ने कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह उसे और कैसे दिलासा दे।
ली शुरू ने इसके बाद कुछ नहीं कहा और गाड़ी चलाने पर ध्यान केंद्रित किया। ट्रैफिक के बीच से रास्ता बनाते हुए कई टक्करों से बाल बाल बचीं। सौभाग्यवश वे बिना किसी घटना के हवाई अड्डे तक पहुंच गए। ली शुरू ने कार पार्क की और चाबियां जियांग चेन को सौंप दीं। आपकी सहायता के लिए धन्यवाद। कोई बात नहीं, जियांग चेन ने धीमी आवाज में कहा, आगे बढ़ो, जल्दी करो। ली शुरू ने सिर हिलाया, अपना बैग उठाया और कार का दरवाजा खोलकर बाहर निकलने के लिए मुड़ी। जियांग चेन उसे तब तक देखती रही जब तक वह हवाई अड्डे के अंदर नहीं चली गई। जिन, हाँ, मुझे घर जाना है। क्या आप मेरे लिए कुछ दिनों की छुट्टी का अनुरोध कर सकते हैं? टर्मिनल के अंदर ली शुरू ने अपना फ़ोन पकड़कर और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपनी कॉल समाप्त की। शांत हो जाएं, इस समय घबराहट से कोई समस्या हल नहीं होगी। ली शुरू ने पहले फ्लाइट इन्फॉर्मेशन बोर्ड की ओर देखा और फिर अपने फ़ोन की ओर, तो पाया कि वीचैट पर कई अपठित संदेश थे। उसने उन्हें खोला तो उसे आश्चर्य हुआ कि उनमें जियांग शिंगरेन के संदेश थे। मुझे बहुत खेद है कि मैंने आपको मेरे लिए खाना खरीदने के लिए मजबूर किया। संदेश को देखकर ली शुरू ने भौहें चढ़ा लीं। क्या आप उसे रात का खाना खिलाएंगे? उसका क्या मतलब था? उसने जवाब में भेजा, आज मेरे दोस्त की तरफ से बिल का भुगतान होना था, लेकिन जब हम भुगतान करने गए तो वेटर ने हमें बताया कि बिल का भुगतान पहले ही आप कर चुके हैं। शुरुई, तुम्हारा सहपाठी सचमुच बहुत विनम्र है। जियांग शिंगरेन ने एक और संदेश भेजा। जियांग जिंगरेन एक चतुर व्यक्ति था। हालांकि वेटर ने उसे बताया कि दूसरी मेज पर बैठी महिला ने बिल का भुगतान किया था, लेकिन वह आसानी से अनुमान लगा सकता था कि वास्तव में बिल किसने चुकाया था। उसके और ली शुरू के बीच संबंध अभी इतने घनिष्ठ नहीं थे, और चूंकि ली शुरू एक लड़की थी, इसलिए उसे ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उन्हें ये भी पता था कि ली शुरू कोई धनी उत्तराधिकारी नहीं थी। अगली बार मैं तुम दोनों को खाने पर दावत दूंगा, जियांग शिंगरेन ने एक और संदेश भेजा। ली शुरू ने फिर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने बिल चुकाने की पेशकश तो बिल्कुल नहीं की, तो क्या ये जियांग चेन हो सकता है? वह फ़ोन का जवाब देने गई और अपना क्रेडिट कार्ड मेज पर ही छोड़ गई। क्या ऐसा हो सकता है कि जियांग चेन ने दिखावा करने के लिए उसका कार्ड ले लिया हो? बार बार इसके बारे में सोच रहा हूँ। ऐसा लग रहा था कि यही एकमात्र संभावना है। आखिर पुरुषों को अपनी इज्जत की परवाह कौन नहीं करता? ली शुरू ने अपने बैग में तलाशी ली और क्रेडिट कार्ड फिर से ढूंढ लिया। फिर उसने अपने फ़ोन पर टेक्स्ट मैसेज चेक किए। आमतौर पर क्रेडिट कार्ड से भुगतान होने के बाद एक सूचना मिलती है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसे अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है। हो सकता है कि एक भोजन के बराबर पैसे कोई बड़ी बात न हो, लेकिन अगर कोई व्यक्ति कार्डधारक की जानकारी के बिना अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए चुपके से दूसरे व्यक्ति के कार्ड से भुगतान करता है, तो यह उसके चरित्र में एक समस्या है। अवचेतन रूप से वह जियांग चेन को फ़ोन करके उससे सामना करना चाहती थी, लेकिन कुछ देर हिचकिचाने के बाद ली शुरू को लगा कि वह उस तरह का नीच व्यक्ति नहीं लगता। क्या कोई गलतफहमी हो सकती है? एहतियात के तौर पर ली शुरू ने जियांग चेन के नंबर पर कॉल न करने का फैसला किया, बल्कि इसके बजाय बैंक को कॉल किया। हेलो, मैं इसके बारे में पूछताछ करना चाहती हूँ। कार्ड के लेन देन इतिहास के बारे में पूछताछ करने के बाद ली शुरू ये जानकर आश्चर्यचकित रह गई कि यह चार्ज नोटिफिकेशन की कमी नहीं थी, बल्कि वास्तव में उस दिन कार्ड का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया गया था। धन्यवाद, उसने कुछ अचंभित सी होकर धीरे से फ़ोन नीचे रख दिया। मैं एक अरबपति हूँ। मैं चाहता हूं कि सभी को पता चले कि आपने इस मछली तालाब को अपने नियंत्रण में ले लिया है। यह मुझ पर है। हर वाक्य उसके कानों में किसी प्रेतवाधित जादू की तरह गूंज रहा था। अगर जियांग चेन ने उसका कार्ड इस्तेमाल नहीं किया, तो उसने बिल का भुगतान कैसे किया? और उसने जियांग शिंगरेन की मेज का बिल कैसे चुकाया? जाहिर तौर से एकमात्र संभावना यही थी कि उसने बिल का भुगतान स्वयं किया हो। लेकिन समस्या ये थी कि वह अपनी कंगाली के लिए मशहूर था, उसके पास इतना पैसा कहाँ से आता था? ली शुरू ने गहरी सांस ली। वह तुरंत फ़ोन करके मामले की तह तक जाना चाहती थी, लेकिन तभी एक घोषणा हुई। फ्लाइट CZ-3101 उड़ान भरने ही वाली है। इस उड़ान के यात्रियों से अनुरोध है कि वे बोर्डिंग के लिए तैयार हो जाएं। ली शुरू ने अपना सिर उठाया, बार बार प्रसारित हो रहे प्रसारण को सुना और जियांग चेन से पूछताछ करने की अपनी योजना को अस्थायी रूप से स्थगित करना पड़ा। उसने अपना फ़ोन समेटा, अपना बैग उठाया और बोर्डिंग गेट की ओर चल पड़ी। इस समय जियांग चेन ने एक राइड शेयरिंग ड्राइवर को बुलाया था और वह डोंग विश्वविद्यालय वापस जा रहा था। शराब पीकर गाड़ी न चलाएं, शराब पीकर गाड़ी न चलाएं। एक कानून का पालन करने वाले अच्छे नागरिक के रूप में वह स्वाभाविक रूप से कानून और नियमों के खिलाफ कुछ भी नहीं करेगा। सुंदर लड़के, क्या तुम डोंग विश्वविद्यालय के छात्र हो? हाँ, राइड शेयरिंग ड्राइवर की आवाज़ में ईर्ष्या का भाव भांपते हुए जियांग चेन ने मुस्कुराते हुए कहा, ये कार मेरी नहीं है, ये स्कूल में पढ़ने वाली एक जूनियर लड़की की है। उसे आश्चर्य हुआ जब ये सुनकर राइड शेयरिंग ड्राइवर और भी ज्यादा ईर्ष्यालु हो गया। उसने तिरछी नज़र से जियांग चेन की ओर देखा और चिढ़कर कहा, सुंदर लड़के, तुम तो वाकई भाग्यशाली हो। जियांग चेन ने बिना कुछ कहे बस मुस्कुरा दिया।
अगले 2 दिनों में जियांग चेन एक बार फिर डोंग विश्वविद्यालय की सुर्खियों में छा गए। ली शुरू के पालामेरा का इस्तेमाल उसके द्वारा किए जाने की खबर कैंपस के हर कोने में फैल गई। अगर उनके बीच एक निश्चित स्तर की घनिष्ठता नहीं थी तो कोई अपनी कार कैसे उधार दे सकता था। कुछ समय के लिए दोनों के बीच डेटिंग की अफवाहें खूब फैलीं। कई लड़कों ने निराशा और दुख में अपनी छाती पीटते हुए चुराई गई पत्नी के प्रति नफरत का इजहार किया और यहां तक कि कार को तोड़ने की इच्छा भी जताई। लेकिन वे केवल बुदबुदाते रहे, कोई कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं कर पाए। इतनी महंगी कार थी, वे उसकी भरपाई करने में असमर्थ थे। इसलिए भले ही सफ़ेद रंग की पलामेरा कार पुरुषों के छात्रावास के ठीक नीचे बेखौफ खड़ी थी, फिर भी वह पूरी तरह से सुरक्षित रही। बिल्कुल, शाप देने वालों के अलावा कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के जियांग चेन का समर्थन किया और कहा कि यह पुरुषों के लिए एक बड़ी जीत है। एक गरीब आदमी का एक अमीर और खूबसूरत महिला का दिल जीत लेना कितना प्रेरणादायक और दिल को छू लेने वाला है। प्यार में डूबे एक पिल्ले से लेकर हीरो बनने तक जियांग चेन अब एक आइडल बनने की कगार पर था। जियांग चेन, मैं तुम्हें सलाम करता हूँ, तुम ही हो असली हीरो। यहाँ तक कि लुओ पेंग, जो खुद को महिलाओं का चहेता मानता था, उसने भी हार मान ली और काफ़ी प्रभावित हुआ। मुझे आज रात के लिए गाड़ी उधार दे दो, मुझे एक कार्यक्रम में जाना है। आप समझ ही गए होंगे ना मेरा मतलब। मैं अत्याचार में सहायता नहीं कर सकता या निर्दोष लड़कियों को नुकसान पहुंचाने में आपकी मदद नहीं कर सकता। भाड़ में जाओ, तुम खुद को सबसे बेहतर समझते हो, बड़े घमंडी हो। जब वे छात्रावास में मजाक कर रहे थे तभी जियांग चेन का फ़ोन बजने लगा। वह ली शुरू थी।